जमाते इस्लामी का इमरान खान के साथ नफरत की क्या वजह है? उनकी उसकी वजह यह है कि केपी में जो एंटी अमेरिका जो एक बयानिया था वो तो जमात इस्लामी के हाथ में था। कमरी की गुलामी को छोड़ दो, अपने पख्तूनों से भी मिलकर बात करो। आज उनकी एक भी सीट नहीं है केपी के अंदर, तो ये सीटें उनसे किसने छीनी है? ये सीटें उनसे इमरान खान ने छीनी है। इस वक्त वो तमाम नैरेटिव जो पाकिस्तान की सियासत में मैटर करते हैं वो सारे के सारे कार्ड इमरान खान के हाथ में। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? जो कुछ पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ पिछले 4 साल में हुआ है और हो रहा है उसका 5% भी बाहर नहीं आया। एक ऐसे वक्त में जब तीरा के ऊपर मौलाना साहब को स्टैंड लेना चाहिए था, जाते तीरा 26 नवंबर और एक मुरीद के, सबको उससे एक मैसेज मिल गया है। ऐसा लगता है कि सोहेल आफरीदी ने ये साजिश की और उन्होंने तीरा के लोगों को वहां से, ये क्या हुआ, ये पलटा कैसे खाया उन्होंने? ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो इससे पहले पब्लिक नहीं हुई, जो सोहेल आफरीदी साहब ने हमें बताई हुई हैं। सोहेल आफरीदी ने अपने खिलाफ की गई सारी साजिश, सारे प्लान को उलट दिया। और मैं आपको एक चीज डॉक्टर साहब बता दूं, अगर ये जिरगा हो गया तो मैं बहुत ही शदीद तसादुम देख रहा हूं। उसकी वजह यह है, इनका प्लान ये है कि या तो अडियाला से इमरान खान डेट बता देंगे, वरना इनका अपना ये प्लान है कि जब ये देखेंगे कि इतना मोमेंटम बन गया है कि अब जब हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करेंगे, 8 फरवरी के ऊपर आपको पीटीआई का सोशल मीडिया मुसलसल बात करते हुए नजर आ रहा है। आपको अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद चकदेई साहब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का दिखा दें कि कितने लोग हैं जो 8 फरवरी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये कामयाब किसकी वजह से नजर आएगी? ये कामयाब आपको नजर आएगी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद चकदेई साहब की वजह से, कि इन दो शख्सियात के हवाले से पीटीआई के अंदर कोई, जो पीटीआई के फैसला साज हैं, उनके अंदर कोई इनके बारे में तासुर ठीक नहीं है। कि इतनी तो इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं है जो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको बता सकता हूं, मेरी अपनी बात हुई है तहरीक इंसाफ के फैसला साज लोगों से, वो इमरान खान की बहनों की इस हिकमत अमली से इत्तफाक ही नहीं करते। पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में कत्ल के वाकयात हो रहे हैं अहाता अदालत के अंदर, क्योंकि लोगों को अदालत पे एतमाद ही नहीं रहा। आपके अपने लगाए गए जजेस पे भी आपको एतमाद नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को सीसीटीवी के जरिए मार रहे हैं। कि इस हद तक चीजें हो गई कि मरियम नवाज तो रेड लाइन है, उनके ऊपर तो आप बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी है, इमरान खान ने क्या गलतियां की कि जिसकी वजह से उनकी हुकूमत चली गई? वो चाहते थे कि मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर हों। अब इमरान खान को इस स्टेज से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा? मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने कुछ नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे आज पाकिस्तान से एक नामवर सहाफ़ी, रिपोर्टर, यूट्यूबर, वीलॉगर जनाब सदीक जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे तो सदीक जान को मार्च 2023 में लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाने के ऊपर भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदीक जान के ऊपर अगर पाकिस्तान की रियासत को कोई असल में FIR काटने की ज़रूरत थी तो वो ये थी कि सदीक जान पाकिस्तान की तारीख के पहले पॉलिटिकल वीलॉगर हैं, जिन्होंने उससे पहले सैकड़ों रिपोर्टर्स थे, दर्जनों TV एंकर से, किसी ने यूट्यूब का इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जिस तरह से 2015-16 में सदीक जान ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया उसी टाइम पीरियड के अंदर। सदीक जान, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मैंने जैसे कि शुरू में ही कह दिया है कि आपके ऊपर असल जो FIR कटनी चाहिए थी वो ये कटनी चाहिए थी कि आपने लोगों को यूट्यूब के पीछे लगाया। क्या वजह है कि दर्जनों TV एंकर थे, सैकड़ों रिपोर्टर थे, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि यूट्यूब एक पॉलिटिकल टूल है मीडिया के लिए, जिस तरह से आपने इसका इस्तेमाल किया? क्या वजह थी इसकी? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि शायद लोगों को मीडिया के लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना मौसर प्लेटफॉर्म है, और ये भी नहीं अंदाज़ा था कि कितने ज़्यादा लोग यूट्यूब को देखते हैं, और ये भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो देखते ही मोस्टली यूट्यूब है। तो ये अंदाज़ा क्योंकि किसी को नहीं था, और मैं क्योंकि हादसाती तौर पे आया था, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया था। तो जब मैं यूट्यूब पे आया और मुझे पता चला, मेरी जो 92 में जो मेरी तनख्वाह थी, 6 माह की तनख्वाह जो मेरी बनती थी, वो मुझे पहले महीने में मुझे रेवेन्यू यूट्यूब से आ गया। तो अच्छा। मैंने एक रिपोर्टर को, और मुझे याद है उस वक्त लोग मेरी तस्दीक करते थे, यूट्यूबर के आके तस्दीक करते थे, लेकिन मैं एक रिपोर्टर को, एक एंकर को जिनसे मेरा अच्छा ताल्लुक था, मैं एक को पकड़ के कहता था कि यार यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ, बहुत स्कोप है। लेकिन लोग मेरी तस्दीक करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर जाहिर है ऐसा ऐसा सब आ गए। और मैंने तो जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल चला था, तो मुझे याद है उस वक्त इस्लामाबादी कोर्ट, जहाँ आप भी आते थे अर्शद शरीफ साहब के साथ, उस वक्त मैं जब इस्लामाबादी कोर्ट जाता था तो मैं वहाँ पे साकिब बशीर साहब और आमिर सईद अब्बासी साहब, इनको खास तौर पे दोनों को
मैं कहता था फयाज महमूद साहब को, अवैस यूसुफजई साहब को, मैं कहता था आप लाइक रिपोर्टर हैं, कोई इस्लामाबाद एक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, प्लीज आप यूट्यूब चैनल शुरू करें। और मैं अब बहुत से रिपोर्टर्स को मिलता था, पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स को मिलता था, मैं एंकर से मिलता था, मैं कहता था खुदारा यूट्यूब पे आ जाओ, मैं मिन्नतें तरले करता था, लेकिन उस वक्त मानते ही नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए सब, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं यूट्यूब पे। लेकिन सदीक जान, इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि 2008 या 9 में पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के चक्कर में जब वो प्रॉफिट के कार्टून से वो जो सारा एक कंट्रोवर्सी मची, उसमें पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो गया था पीपल्स पार्टी के ज़माने में। और फिर ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आने के 1 साल के बाद उन्होंने यूट्यूब के साथ एक एग्रीमेंट किया और यूट्यूब खुला। तो 2014 से पहले पाकिस्तान में यूट्यूब भी बंद था। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया उस वक्त जाहिर है पनामा सुप्रीम कोर्ट से तो उसका डिसीजन आ चुका था, और उस वक्त पनामा का ट्रायल जो है वो चल रहा था एहतसाब अदालत में। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, हाई कोर्ट की मैं बात करूँ, ट्रायल कोर्ट की मैं बात करूँ, पार्लियामेंट की मैं बात करूँ, हर जगह इतनी चीजें हो रही थी जो लोग सुनना चाहते थे। देखिए आपने टीवी में काम किया है, टीवी का सबसे बड़ा मसला क्या है, यानी अगर मैं न्यूज की बात करूँ, न्यूज में सबसे बड़ा मसला क्या है कि न्यूज एंकर को यह बताया जाता है कि हमने इस बुलेटिन में 40 खबरें जो हैं वो करनी है, और उन 40 खबरों में से 10 खबरों के ऊपर रिपोर्टर को लेना है। अब न्यूज एंकर रिपोर्टर को लेता है और रिपोर्टर से बात करना शुरू करता है, और उसके जहन में क्या होता है कि हमने 40 खबरें करनी है इस बुलेटिन के अंदर। वो उससे सवाल करता है, रिपोर्टर जवाब देना शुरू करता है, अभी वो पेस पकड़ रहा होता है और इंपॉर्टेंट चीज बयान करने लगता है, तो साथ ही न्यूज एंकर उसे कहता है बहुत शुक्रिया, अगली खबर पे चले जाते हैं। अब मसला ये है, अच्छा ये थोड़ा सा मुझे बताइए, तो कितना जो रिपोर्टर होते हैं, यानी आपकी तरह जो सैकड़ों रिपोर्टर्स हैं जो बेचारे पहले तैयारी होकर खड़े होते हैं, माइक पकड़ा होता है, अपने आप को सीधा करते हैं, कैमरा फोकस होता है, उसके बाद मेरा ख्याल 10-15-20 मिनट तो पहले इंतजार करते होंगे कि टीवी का एंकर, अब टीवी का न्यूज़ एंकर अब बात करना शुरू करेगा। वो कहते हैं ना वेट करें, बिल्कुल है, पूरी तैयारी करते हैं, और वो 2 मिनट बात करता है, खत्म कर देता है। तो ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड एक्सपीरियंस होता होगा, फ्रस्ट्रेटिंग। बहुत ज्यादा। कई बार आप इतनी मुश्किल जगह के ऊपर खड़े होते हैं कि मतलब आपके लिए 2-3 मिनट भी, और कई बार आपको रिपोर्टर को 20-20, 25-25 मिनट जो है वो खड़ा होना पड़ता था कैमरे के सामने। एक और जो डॉक्टर साहब मसला है वो ये है कि जब रिपोर्टर्स को आप मौका ही नहीं देते स्क्रीन पे, उनका वो एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं होता, उनका जो टैलेंट है उस रिपोर्टर का वो निखर के सामने नहीं आता। जब उस रिपोर्टर का टैलेंट ही सामने नहीं आता तो एंकर उसको प्रोग्राम्स में नहीं बिठाते, जब उसको प्रोग्राम्स में नहीं बिठाते तो उसकी ब्रांडिंग ही नहीं होती। अगर आप किसी भी रिपोर्टर को टीवी पे बात करने दें, कई बार होता यह है कि आपकी बुलेटिन में 40 खबरें हैं, लेकिन लोग वो 40 नहीं सुनना चाहते, लोग 2 खबरें सुनना चाहते हैं कि उसके ऊपर क्या हुआ उस दिन की, जो सबसे टॉप चीजें हैं, और उसके ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर आपका है। सुप्रीम कोर्ट में हमने रिपोर्टिंग की, 6-6 घंटे समातें चलती थी, लेकिन 6 घंटों में से जो रिपोर्ट होता था वो तो होता था मैक्सिमम को 30-35 मिनट की चीजें। लेकिन जब आप टॉक शो में डिस्कस कर रहे होते थे तो कई बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि टॉक शोज में देखता था बहुत ज्यादा, अभी भी देखता हूं, तो उसमें होता यह था कि जो मेहमान बिठाए हुए होते थे, 3 मेहमान आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बिठाए हुए, उन तीनों में से कोई भी कोर्ट के अंदर नहीं था। अब जब आप उससे सवाल कर रहे हैं तो उसको भी नहीं पता, और वो एंकर खुद भी नहीं थे कोर्ट में, तो हालांकि उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई होती थी लेकिन किसी को भी नहीं पता होता था। तो जब आप ग्राउंड पे कवर करने वाले रिपोर्टर को बिठाते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो बेहतर बता सकता है उसको, क्योंकि वो माजी में भी उसको कवर कर चुका होता है, उस वक्त भी उसको देख रहा होता है। फिर दूसरा जो रिपोर्टर ग्राउंड के ऊपर होता है उसको बहुत सारे लोग मिल रहे होते हैं, वो बड़ी बड़ी खबरें दे रहे होते हैं, उसके मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, रिपोर्टर्स आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उस वक्त कोई रिपोर्टर इसलिए यूट्यूब पे नहीं था कि क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था। और फिर मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक वो दोस्त मिल गया था यूट्यूब का टेक्निकल, मलिक अहमद हसन उनका नाम है, जो टेक्निकल चीजों को समझते थे। मैं डॉक्टर साहब आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ। मैंने जब पहली वीडियो की थी ना, वो क्या की थी, मैं बल्कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि मैं जब क्योंकि आपने इस पे कहा था मुझे कि हम बात करेंगे कि मैं मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आया कैसे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वहां से प्लीज 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 गो अहेड। वो ये था कि मैं लोकल अखबारात में तो मैंने बखर में काम किया था, और फिर मैं बहावलपुर चला गया, मेरे मामू हैं न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर सजाद साहब, उनके पास रह रहा था, और मुझे लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो हासिल कर लिया कि मैं अपने मामू के पास आ गया हूँ। मेरे मामू जो हैं वो डॉक्टर सजाद न्यूरो सर्जन है, और मुझे बड़ा उनसे इश्क और मोहब्बत थी, और मैं कहता था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया है कि मैंने यहीं पर आना था, अपने मामू के पास रहना था, और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। नहीं तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मेडिकल स्टूडेंट बन जाऊँ, मेडिकल रिलेटेड कोई चीज़ कर लूँ? मैं नॉन मेडिकल मैंने पढ़ा था, और मैं पढ़ाई में बहुत नालायक भी था, तो इसलिए कोई चांस नहीं थे कि मैं जो है ना वो मेडिकल में या किसी भी तरह से उनके साथ, लेकिन बस रहता उनके साथ था। और फिर भाई
वो डॉक्टर साहब पीक का टाइम था वाईडीए का, और मैं वाईडीए का क्या बन गया, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन गया भावलपुर में, नॉन डॉक्टर होके। तो क्योंकि मुझे खबरें बनाने का शौक था, खबरें टाइप करने का शौक था। वाईडीए का मतलब है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। बिल्कुल सर। और जब डॉक्टर्स की 37 रोजा स्ट्राइक हुई थी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर, तो 37 रोजा स्ट्राइक में अगर कोई एक नॉन डॉक्टर था तो वो मैं था, जिसने वहां पे उस कैंप में दिन गुजारे और मार भी मुझे कोई कह रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे किसी ने कहा कि भाई सदीक जान जो है ना वो मीडिया का काम और बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो मैंने आपका आगाज जो है वो एक्टिविज्म से हुआ है। मैं ना डॉक्टर साहब, मैं जमीयत में भी रहा, इस्लामी जमीयत तलबा में भी रहा, बल्कि उससे पहले मैं बज़्म पैगाम में रहा, फिर इस्लामी जमीयत तलबा में रहा, फिर मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट में रहा। बल्कि आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ। मैं क्योंकि ऐसे ही था कि मैं तलबा तंजीमों में बहुत एक्टिव था, नारे लगाने, तकरीरें करनी बहुत ज़्यादा। तो हुआ ये कि बहावलपुर में जब मैं था तो वाईडी का एहतजाज होता था तो मैं नारे लगवा रहा होता था। एक बार नर्सिस का एहतजाज था तो वहां भी मैं नारे लगा रहा था, ठीक है, डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स गए नर्सिस के साथ इज़हार यकजहती के लिए, मैं उनके साथ गया, नारे लगा रहा था। फिर एक बार ARY जो है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे, वहां भी मैं नारे लगा रहा था ARY के हक में और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई थी उसके खिलाफ। तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी, मुझे नहीं पता वो कौन सी थी, उनके एक एहलकार ने मुझे आगे कहा कि आप मेरी बात सुनेंगे। मैंने कहा जी। कहते हैं साइड पे आ जाए। मैं साइड पे चला गया। मुझे कहते हैं कि आप ये बताएं कि आप नारे लगवाने के पैसे तो नहीं लेते? मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहते क्या मसला है? हम जब जाते हैं वहां डॉक्टर्स में, आप नारे लगवा रहे होते हैं, आप यहाँ नर्सिस के एहतजाज में नारे लगवा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स में आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ तो काम नहीं करते, या आप नारे लगाने के पैसे तो नहीं लेते? मैंने कहा नहीं। अब मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करता कि मैं एक ऐसी उसमें आ गया नहीं कि तो आप फिर नारे लगवाते क्यों थे? वैसे उसका सवाल तो ठीक था बेचारे का, वो इंटेलिजेंस वाले का, कि भाई आप हर जगह ही नारे लगवाते हैं, अगर आपका कोई एक कॉज होता, आप हर जगह जाके नारे लगवा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, तो क्या वजह है, तो क्या वजह थी कि नारे लगवाते हैं? वो एक तो यह है कि क्योंकि मैं तलबा तंजीमों में रहा था और मुझे तलबा सियासत का बहुत शौक था, और मैंने की भी सही। ज़ाहिर है मैं जमीयत का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नाजिम डे स्कॉलर्स रहा, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी नाजिम रहे जमीयत के? इस्लामी जमीयत तलबा का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी DA खान में। कोमल और यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में आप नाजिम थे जमीयत के? जमीयत का मैं डे स्कॉलर्स का नाजिम था। डे स्कॉलर्स का और नाजिम, यानी डे स्कॉलर्स का नाजिम और हॉस्टल वालों का नाजिम अलग होता था? अलग होता था। डे स्कॉलर्स का कमाल। जो नाजिम था वो ज़ाहिर है जो हॉस्टलाइज नहीं थे, उनको वो डील करते थे। तो और जमीयत से कितने अरसे वाबस्तगी रही है, इस्लामी जमीयत तुलबा से? मेरी सर कोई 5 साल रही इस्लामी जमीयत तलबा से। क्यों इस्लामी जमीयत तुलबा से ज्वाइन करने का जो शगफ था, ये क्या वजह थी, उसमें क्यों दिलचस्पी हुई? मैं असल में वो, क्योंकि पहले बस मैं पैगाम में मैं इसलिए गया था कि हमारे एक टीचर थे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, बखर में, पंजाब पब्लिक स्कूल में, तो उसके जो प्रिंसिपल थे हमारे, वो सनौला अवान साहब थे, अमीर जमात इस्लामी थे बखर के, और बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा उन्होंने हमें सिखाया, हमें पढ़ाया, बड़ी उन्होंने मेहनत की और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उनके साथ मेरी बड़ी मोहब्बत और अकीदत थी। तो फिर उनकी वजह से मैं बज़्म पैगाम में आ गया और फिर जमीयत में चला गया। तो बस वो क्योंकि बज़्म नहीं, पैगाम लेकिन में था। क्या आप बज़्म पैगाम से जमीयत तक का जो सफ़र है, ये सिर्फ एक ज़ाती किसी शख्स की इफेक्शन की वजह से, उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, कि आप उनसे इम्प्रेस थे इसलिए हुआ, या इस्लामी जमीयत तुलबा का जो पैगाम और उनकी जो सियासी पोजीशन थी उससे आप मुतासर थे? मैं उस वक्त जो उनकी पोजीशन थी मैं उससे बिल्कुल मुतासिर था, और मैंने लिटरेचर भी पढ़ा, और फिर एक एनवायरनमेंट भी होता है ना सर, आप उस एनवायरनमेंट में आप चल रहे होते हैं, तो उसी वजह से फिर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी यार हुई। आपने मुझे सर नहीं कहना भाई। माजरत, मैंने आपके साथ वीडियो से पहले, असल में मैं ना एक चीज़ बता दूं, मैं आपका प्रोग्राम क्योंकि रेगुलर सुनता हूं, अगर 4 दिन ना सुनूं ऑफलाइन डाउनलोड कर लेता हूं, लाजमी सुनता हूं, और एक स्टूडेंट के तौर पर सुनता हूं, जिस तरह से आप बता रहे होते हैं, तो वो फिर नहीं आपके आपकी साथ। बड़ी, दिस इज सो काइंड ऑफ यू, बड़ी आपकी मेहरबानी। आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि सर नहीं कह रहे हैं, यार इससे तो ऐसा लगता है कि दो फौजी अफसर आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक मेजर और कैप्टन बैठे हुए। ये अच्छा, भी है बड़ा मुश्किल, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता अच्छा हूँ। नहीं, अच्छा मुझे सदीक ये बताएं कि मैं इसमें बहुत मुझे इंटरेस्टेड है मैं इस चीज़ में, कि इस्लामी जमीयत तुलबा से 5 साल आपकी वाबस्तगी रही। आप कहते हैं कि आप उस वक़्त उनके पैगाम से भी इत्तफाक करते थे। उनका पैगाम जिससे उस वक़्त आप इत्तफाक करते थे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस वक़्त क्या थी कि ये पैगाम क्या है, इस्लामी जमीयत तुलबा क्या करना चाहती? देखें, उसमें एक तो था कि उस वक्त जो स्टूडेंट्स के इश्यूज चल रहे थे, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के इश्यूज के ऊपर जो उनका स्टांस था, जो वो बात कर रहे होते थे, एक वो था। और फिर मैंने जो उस वक्त जो प्रोग्राम्स अटेंड किए, जो वर्कशॉप्स अटेंड की, और जो एक था कि आपने जो यानी कुछ चीज़ें तो बाद में जब सामने आई तो ज़ाहिर है वो फिर वो तल्लुक उस तरह से ना रहा,
और उसकी कुछ वजह जो है वो मैं, क्योंकि जब मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हुई तो फिर वो जो एक था ना कि जमीयत के बाद लोग जमात इस्लामी में चले जाते हैं कुछ, तो जमात के उस वक्त जो पॉलिटिक्स थी, जाहिर है जो उनका एक मौकफ था उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता था। तो मैं उन नहीं, फर्क लोगों क्या के था? साथ, मतलब आपने कहा ना उससे इतफाक करता था, इसमें स्टूडेंट इश्यूज की हद तक सिर्फ थे और जमात के मौकफ से इतफाक नहीं करते थे, तो जमात का क्या मौकफ था जिससे इतफाक नहीं करते थे? देखिए एक तो उस वक्त ये वाकया हो गया था इमरान खान साहब वाला पंजाब यूनिवर्सिटी में। 2007 में। जी सर। तो वो एक ऐसा मौका था जब बहुत ज़्यादा जमीयत के अंदर जो बहुत से लोग थे उनको ये बड़ा एक धचका लगा कि ये नहीं करना चाहिए था इस तरह से। बल्कि उस वक्त हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो इसके इतफाक नहीं करते थे और उन्होंने बड़ा उसकी जमीयत के अंदर रिएक्ट किया कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो लेकिन वाकया था क्या? इन्होंने इमरान खान को डिटेन कर दिया था या क्या इनको धक्के शक्के भी लगाए थे? वो मुझे अब जाहिर है क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, हम तो एक और एक जगह बखर में उस वक्त काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जमीयत का मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि जमीयत ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी हुई हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अपने लोग शहीद करवाए हुए हैं, तो फिर जमीयत का ही ये एक वहाँ पे इख्तियार है कि वो स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स भी करें, स्टूडेंट्स को लेके भी चलें। तो जमीयत ये कब्जा किसी और को नहीं देगी, तो ये मौक़िफ़ था। तो हमारा ये था कि यार इमरान खान साहब अगर आए थे तो उस वक्त ज़ाहिर है मैं उनकी कोई सियासत, इमरान खान की जो सियासत है उससे कोई इतना ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं था, मुझे इतना ज़्यादा उसका पता भी नहीं था क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम जमीयत में गुजरा था। लेकिन फिर भी हमारा ये था कि वो हम उनको एक कौमी हीरो के तौर पे तो देखते थे ना, कि उनका एक जो शौकत खानम या इस तरह की जो उनकी चीज़ें थीं, और क्रिकेट ज़ाहिर है हम भी उन लोगों में से थे जो क्रिकेट को देखते थे और इमरान खान को एज ए क्रिकेटर भी पसंद करते थे। तो हमारा ये था कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये एक था जिसके ऊपर अच्छा, ज़ाहिर है इसमें दो किस्म की चीज़ें। मैं इस पे भी आना चाहूँगा कि आपकी इमरान खान से बाज़ाब्ता फेस टू फेस मुलाकात पहली कब हुई और आपने क्या समझा इमरान खान के बारे में? इमरान खान की शख्सियत को आपने उस वक्त कैसे देखा, बाद में कैसे देखा, अब कैसे देख रहे हैं? ये पूरा एक तकरीबन आप कह रहे हैं कि 15 बरस का एक टाइम पीरियड बन जाता है, 15 बरस से ज़्यादा का। लेकिन पहले मैं इस एक टेक्निकल इशू की तरफ आना चाहता हूँ कि जमीयत का लाहौर में मौक़िफ़ ये था कि चूँकि हमने कुर्बानियाँ दी हैं जब यहाँ पर पंजाब असम्बली में, तो पंजाब असम्बली की तमाम सरजमीन और स्पेस है कैंपस का, ये हमारा हो गया। ये किस किस्म का मौक़िफ़ है? ये तो दर हकीकत आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ना हुई ना, ये तो फिर इसे कहते हैं एक कब्जा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में कई बार लड़ाइयाँ भी हुई और उस वक्त हमें यही बताया जाता था, हमें ये कहा जाता था कि क्योंकि यहाँ पे हमने इतने शहीद करवाए हैं, हमने इस मिट्टी को अपना खून दिया है, और जब हमने यहाँ पे शहादतें दी हैं, हमने अपना खून दिया है, तो फिर हम किसी सूरत भी किसी और को इस तरह से नहीं आने देंगे। और फिर एक ये भी था कि इमरान खान के बारे में उस वक्त यही था ना कि जो उनकी ISF होगी वो एक लिबरल जमात होगी और तंजीम होगी, और वो तो कोई दीन के अगेंस्ट काम करेंगे और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करेंगे, तो हम तो ये नहीं होने दे सकते। और फिर हम जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी थे, उधर भी मुझे एक वाक़या याद है। जब हम जो हमारा जो कैंपस था वो शहर से बाहर था, तो एक दिन हमें कॉल आई कि सारे तैयार होकर आ जाएं, तो एक मसला हो गया है। तो मैंने पूछा क्या मसला हो गया, तो पता चला कि वहाँ पे क्योंकि वो उस दौरान इफ्तिखार चौधरी वाली मूवमेंट भी चल रही थी, तो कोई सिटी कैंपस में जो लॉ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कोई मौसीकी का एक प्रोग्राम भी रखा हुआ था। तो जमीयत वालों ने जाके उस मौसीकी के प्रोग्राम को बंद करवाया। वहाँ पे अच्छी खासी लड़ाई हो गई। पहले जमीयत वालों ने उनकी कुट लगा दी, फिर उन्होंने आके जमीयत वालों पे हमला कर दिया। आप भी जाते थे मौसीकी के प्रोग्राम्स को बंद करवाने के लिए? नहीं, मैं कभी नहीं गया था। अच्छा, ये जो आपने चीज़ कहा ना कि अगर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ISF आ जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो चूंकि लिबरल है तो फिर इस्लाम के खिलाफ होगी, ये जो डायकॉटमी है लोगों के जहनों के अंदर पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान में, कि अगर एक लिबरल जमात होगी, एक कोई सेकुलर बात, यानी लिबरल होने का क्या मतलब है लोगों के जहनों में कि इस्लाम के खिलाफ होगी? लिबरल क्यों इस्लाम के खिलाफ होंगे? सर जब हम सॉरी मैंने फिर आपको सर कह दिया डॉक्टर साहब, जब हम एक मजहबी तंजीम में काम कर रहे थे, और मेरा क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने मजहबी तंजीमों को बहुत करीब से देखा है। जब आप किसी मजहबी जमात में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको यही बताया जाता है कि जो यानी मजहबी जमात नहीं है, और या मैंने एक चीज और देखी है कि मजहबी जमातें जिन लोगों से थ्रेट फील कर रही होती हैं, उनके बारे में अपने कारकुनान के अंदर, अपने लोगों के अंदर ये तासुर बना दिया जाता है कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के खिलाफ हैं। ये लिबरल से मुराद ये ली जाती है कि ये तो दीन के खिलाफ जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये तो फहाशी, उरियानी, बेहयाई, इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, ये तो इस्लामी रवायात के खिलाफ हैं। और उनकी एक ऐसी जहन साजी की जाती है, और इतना ज्यादा ये मैंने तकरीबन तमाम मजहबी जमातों में देखा है कि वो अपने कारकुनान को इस तरह से उनकी वो करते हैं कि वो दूसरी चीज को मतलब उसकी तरफ देखें भी नहीं और उसको इतना गलत समझें कि उसकी बात ही ना सुने। क्योंकि बहुत सी मैंने मजहबी जमातों को देखा है कि उनको ये लगता है कि अगर हमारा कारकुन, हमारा फॉलोअर किसी और को सुन लेगा तो ये उससे कायल ना हो जाए,
तो वो इतनी उसके खिलाफ नफरत भर देते हैं या उसको इतना इस्लाम के खिलाफ उसकी परसेप्शन बना देते हैं कि वो जो एक उनका वर्कर है ना, वो सोचे भी नहीं। अभी आप मौलाना फजल रहमान साहब को देखें ना, वो कई बार अपनी पॉलिटिकल चीजों के ऊपर भी अपने वर्कर्स को कहते हैं कि बहुत लोग आपको उकसाएंगे, साजिश करेंगे, लेकिन बस आपने उनकी बात नहीं सुननी और आपको पता है कि ये वो सारा कुछ। तो ये तकरीबन हर मजहबी जमात में है कि वो अपने कारकुनान को एक बंद हिसार के अंदर रखते हैं और उनको उससे नहीं निकलने देते कि कहीं ये उनको सुन ना ले, उनको सुन लेगा तो इनसे कायल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत नफरत भर दी जाती है। लेकिन इसमें ये देखिए, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी डिस्कशन इस डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इश्यूज खड़े हो। आपने कहा तमाम मजहबी जमातें। अब जमात इस्लामी के बारे में मेरा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे जहन में आज तक तासुर आया कि जमात इस्लामी अनलाइक दी अदर रिलीजियस पार्टीज, जैसे मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा फजल रहमान है, ये शेरानी साहब का ग्रुप था, इनके मुकाबले में जमात इस्लामी एक फिक्री जमात थी, सोच की जमात थी, जिसमें ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने लिखने पढ़ने का काम किया। ये लोग पढ़ते रहे, ये किताबें पढ़ते रहे, इन्होंने एक पैन इस्लामिज्म के बारे में सोचा, ये कुछ उन्होंने सोचा, इनका एक इस्लामिक थॉट थी। जबकि जो बाकी जमातें हैं उनके ट्राइबल किस्म के ओरिजिन है। मौलाना फजल रहमान को देखें तो उनका जो डेरा इस्माइल खान के अंदर ये जो पूरा का पूरी बेल्ट है ट्राइबल की, उनके फॉलोअर्स एक खास ट्राइबल आइडेंटिटी भी रखते हैं, जबकि जमात इस्लामी की कोई ट्राइबल आइडेंटिटी नहीं है, उनकी एक इस्लामिस्ट आइडेंटिटी। आपने इस फर्क को कैसे देखा, ये जो मुख्तलिफ मजहबी जमातों के आपस के फर्क है? देखें, ये इस हद तक आपकी बात ठीक है। मेरा, क्योंकि मैंने जमात इस्लामी के साथ यानी बतौर जमात इस्लामी के एक रुकन के इतना काम नहीं किया, यानी उतना ही देखा जो जमीयत के एक कारकुन के तौर पे देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके हवाले से आपको नहीं बता सकता फ़र्क। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमने DI खान में देखा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो फॉलोअर है या जो जमात इस्लामी का फॉलोअर है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। यानी मौलाना फजल रहमान साहब का जो फॉलोअर था वो तो इस हद तक यानी मुतशद्दिद था कि वो तो तस्वुर ही नहीं था। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हमें हमारे सीनियर्स कहते थे कि अगर आपने कभी किसी मौलाना फजल रहमान साहब के फॉलोअर के साथ बात करनी हो तो उसका तरीका यह है कि आपने पहले, अगर मौलाना फजल रहमान साहब पे तनकीद करनी हो तो उसका तरीका यह है कि आपने पहले मुफ्ती महमूद साहब की तारीफ करनी है कि क्या अल्लाह के वली थे, क्या खूबसूरत इंसान थे। जब आप ये कहेंगे ना और आगे आप मौलाना फजल रहमान साहब के तनकीद करेंगे तो वो इसको बर्दाश्त कर लेगा कि चलें मुफ्ती महमूद साहब की तो बड़ी तारीफ की है। तो उनका जो ज़ाहिर वर्कर था वो तो बहुत ही ज्यादा यानी सोच में, अपने नज़रियात में वो मुतशद्दिद था, मौलाना साहब के हवाले से बहुत मुतशद्दिद था। यानी उनके हवाले से आप ज़रा सी भी को बात करते थे तो वो नहीं सुन सकते थे उनकी, यानी वो जो शख्सियत थी उसके साथ। और हाँ, जमात में ये फ़र्क था कि जमात इस्लामी के वर्कर के सामने आप अमीर जमात इस्लामी के हवाले से तनकीद भी करेंगे तो वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करता। जमात के वर्कर में, चूंकि आपने एक से ज़्यादा दफ़ा इसका रेफरेंस दिया, जमात के वर्कर में और इस्लामी जमीयत तुलबा में क्या फ़र्क है? मैं दोबारा ये कहूंगा कि क्योंकि मैंने जमात के नज़म में काम नहीं किया ना, तो मैं कोई बेहतर उसको नहीं बता सकूंगा। मैं बताऊंगा तो बहुत से जमात के लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी जमात के नज़म में काम करते हैं ना तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। ये मुझे बताएं कि आपने इस्लामी जमीयत तुलबा से आगाज़ किया, फिर आप टेलीविज़न में आ गए, अखबारों में आ गए, फिर सोशल मीडिया में आ गए, फिर अब आप खुद एक, मतलब आप एक नोन हाउस होल्ड नाम बन गए, आप एक ओपिनियन मेकर बन गए पाकिस्तान के अंदर। ये जो सारा प्रोसेस है तकरीबन 15 बरस से ज़्यादा का, इस सारे प्रोसेस के अंदर इस्लामी जमीयत तुलबा की पॉलिटिक्स जो है मुझे ऐसा लगता है स्टैग्नेट हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है बहुत ज़्यादा। उनकी जो गिरफ्त है नौजवान नस्ल के जहनों पे वो कमज़ोर पड़ गई है, ख़ास करके गुज़िश्ता 4 बरस की सियासत में। और जमात इस्लामी की अपनी सियासत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। इस पर आपका क्या रिएक्शन, क्या रद्द-ए-अमल है? सर, इस पे बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने इतनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे दी है कि अब लोगों के लिए फैसला करना बहुत आसान है। अभी आप देखें कि पिछले 4 साल की अगर आप बात करें, जमात इस्लामी की जो सोच या नज़रिया है कि हम जालिम के खिलाफ हैं और मजलूम के साथ हैं, क्या पिछले 4 साल में आपने देखा है कि वो जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ थे? बिल्कुल ऐसा नहीं था। चाहते हैं कि अमरीकी गुलामी को छोड़ दो, अपने पख्तूनों से भी मिलकर बात करो, बलोचों से भी बात करो, सिंधियों से भी बात करो, पंजाबियों से भी बात करो। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ये सब मिलकर एक ताकत बनेंगे तो ये पाकिस्तान की ताकत होगी। जहां तक मैं बाहर बैठ के जमात इस्लामी के बारे में समझता हूं कि जमात इस्लामी को भी पता है कि हमने जब भी कोई हमें स्पेस मिलनी है वो इदारों की मदद से मिलनी है। वो इस बात पे ईमान ला चुके हैं। वरना मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, के अगर एक जमात है जो कहती है कि हम मजलूम के साथ हैं, तो मजलूम चाहे वो PTI का है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, मजलूम तो मजलूम है ना, मजलूम की तो कोई जमात नहीं होती। फिर यहाँ पे तो देखे ना कि सहाफियों के साथ भी हुआ, डिजिटल मीडिया वालों के साथ भी हुआ, और ऐसी जमातों के साथ हुआ। हर तरह की जिस भी जमात या जिस भी तबके ने इस हुकूमत और निजाम के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, क्रश कर दिया गया। किसी एक के साथ आपको जमात इस्लामी खड़ी हुई नजर आई है? बिल्कुल नहीं आई। और लोग बहुत खिलाफ हैं। जब हमारी जमात के अपने लोगों से बात होती है वो खुद बहुत ज्यादा बेजार हैं इस पॉलिसी से। लेकिन जमात ये समझती है कि हमने इदारों के साथ चलना है। और फिर एक चीज और मैंने देखी है
कि इमरान खान की नफरत जो है ना, उसने कुछ जमातों को बिल्कुल उसको उनको कुछ करने नहीं दिया, वो कुछ करना नहीं चाहती थी। इमरान खान की नफरत में जमात इस्लामी को ये लगा पिछले 4 साल में कि हम अगर कुछ करेंगे तो उसका फायदा इमरान खान को होगा। आज भी मौलाना लेकिन जमात इस्लामी का इमरान खान के साथ नफरत की क्या वजह है? उनकी उसकी वजह यह है कि केपी में जो एंटी अमेरिका जो एक बयानिया था, वो तो जमात इस्लामी के हाथ में था, मौलाना के पास भी था, उनकी सीटें थी केपी के अंदर। आज उनकी एक भी सीट नहीं है केपी के अंदर। तो ये सीटें उनसे किसने छीनी है? ये सीटें उनसे इमरान खान ने छीनी है। अब देखें, पाकिस्तान में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 5-6 बयानिए बहुत ज्यादा सियासत में मैटर करते हैं, वोट में मैटर करते हैं। ये बंदा एंटी अमेरिका है, ये बंदा जो है वो मुसलमान बड़ा अच्छा है, ये आशिक रसूल है, ये करप्ट नहीं है, ये दलेर है, ये बहादुर है, और ये चीजें मैटर करती हैं पाकिस्तान की सियासत में। इस वक्त वो तमाम नैरेटिव जो पाकिस्तान की सियासत में मैटर करते हैं, वो सारे के सारे कार्ड इमरान खान के हाथ में है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के हाथ में, एंटी अमेरिका इमरान खान के हाथ में। क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले? के बड़ा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले के अलकादर यूनिवर्सिटी बना दी, सीरत की बात करते थे, वो कार्ड इमरान खान के हाथ में। एहसास फॉर गेम वो इमरान खान के हाथ में। फिर पाकिस्तान के अंदर ना एक मजलूम कार्ड बहुत बड़ा है। मैं अक्सर ये कहता हूं डॉक्टर साहब कि हम पाकिस्तान में अगर टीवी पे कोई ड्रामा देख रहे हो तो कोई दुखी सीन आए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता भी होता है कि ड्रामा है, या एक ऐसा वो होता है। नहीं, खाली पाकिस्तान में थोड़ा है, ये पूरी दुनिया में है। अरे पूरी दुनिया में। मैं तो ट्रेजेडी दिखती है फिल्म स्क्रीन पे। इस वक्त मैं आपको एक चीज आज डॉक्टर साहब बता दूं, आप क्योंकि अल्लाह ताला करम करे हालात ठीक हों और आप पाकिस्तान आए, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं लोगों से मिलता हूं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ पिछले 4 साल में हुआ है और हो रहा है, उसका 5% भी बाहर नहीं आया। मैं अक्सर कहता हूं, जिस दिन हकायक सामने आएंगे, लोग सुन के धाड़े मार मार के रोएंगे कि लोगों के साथ क्या हुआ है। लोग धाड़े मार मार के रोएंगे कि लोगों के साथ क्या हुआ है। इतना जुल्म हुआ है लोगों के साथ। लेकिन मुझे एहसास है, जाहिर है मेरे पास सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ है 26 नवंबर को, वो कत्लेआम बिल्डअप है उस सोच का, जो एक मेंटालिटी बिल्डअप हुई है गुज़िश्ता 3-4 बरस में, कि आप ज़ाहिर है इस्लामाबाद के वस्त में सुप्रीम कोर्ट के करीब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के करीब, बिल्कुल इस्लामाबाद के दरमियान में, तो कभी आप सोच नहीं सकते ना कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर तो एक ख़ास किस्म की मतशद्दद जो है एक मेंटालिटी डेवलप हुई है। और फिर जिस तरह से उसको छुपाया गया, कि अगर आप देख लें कि BBC उर्दू के अलावा, अल जज़ीरा के अलावा और ड्रॉप साइट जो अमेरिकन साइट है, उसके अलावा तो कहीं डिटेल्स उसकी आई नहीं है। मतलब अगर आप दुनिया के ज़राए इब्लाग को देखते हैं तो वहाँ से आपको पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में किस किस्म की क़यामत जो है वो 26 नवंबर 2024 को वहाँ पे गुजर गई है। ठीक है, अच्छा, मुझे लेकिन ये आपने कहा कि एक चीज़ बिकती है कि एंटी अमेरिकन नैरेटिव भी बिकता है। मुझे थोड़ी सी परेशानी इसमें ये हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है कि जमात इस्लामी क्या कभी एंटी अमेरिकन थी? बिकॉज उनका जो हुकूमत के साथ सबसे बेहतर अगर कोई रिलेशनशिप रहा है तो वो PNA की मूवमेंट जो है 1977 की, और उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक की हुकूमत के साथ जमात इस्लामी को हुकूमत के कॉरिडोर्स में आने का मौका मिला। लेकिन वो एक ऐसी हुकूमत थी, इस हुकूमत से पहले अगर पाकिस्तान में कोई रजीम आया है जिसको आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वो एक एक्सट्रीमली प्रो अमेरिकन रजीम था, जब CIA पाकिस्तान को चला रही थी, पेशावर उनका सबसे बड़ा ऑपरेशनल सेंटर था, जब अफगानिस्तान में सो कॉल्ड जहाद अफगानिस्तान हो रहा था, तो जमात इस्लामी तो सबसे प्रो अमेरिकन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हिस्सा थी। तो जमात इस्लामी के बारे में ये परसेप्शन जमात के अपने लोगों के जहन में कैसे है कि ये कोई एंटी अमेरिकन किस्म की एंटिटी है? देखें, इस वक्त की मैं आपको बात बताऊं कि पहले तो जाहिर है जिस तरह की वो तकरीर करते थे, बातचीत करते थे, और यानी जब से हमने होश संभाला और हम देख रहे थे कि हर वक्त अमेरिका के हवाले से बात, अभी की अगर आप पीछे छोड़ दें जो भी हुआ, अभी की आप देखें कि मिलियन मार्च उन्होंने किए फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए मिलियन मार्च किए, पूरे पाकिस्तान में किए। लेकिन जब पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, क्या उस पर जमात इस्लामी ने कोई रिएक्शन दिया? अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से इस वक्त अमेरिका के कैंप में जाके बैठ के, कोई आपने जमात इस्लामी का रिएक्शन देखा है? अभी जो हम अमन बोर्ड में गए हैं, कोई आपने देखा है? या आप देखें कि वो इमरान खान से आज भी सवाल करते हैं कि जेल बैठा हुआ इमरान खान क्यों नहीं बयान देता इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हक में, हालांकि वो कई बयान उनके मौजूद हैं। लेकिन वो इस हुकूमत को, ये दोनों जमातें, फिर एक और जमात इस्लामी ने जो काम किया वो बड़ा तकलीफ दे है। ये आज से कोई 1 साल पहले पिछली गर्मियों में जब बिजली के बिल बहुत ज्यादा हो गए तो पाकिस्तान के अंदर मैं खुद फील कर रहा था कि लोगों के अंदर नफरत इतनी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि 2-3 ऐसे वाकयात हुए जिसमें से एक गुजरांवाला में हुआ कि एक औरत ने अपना ऑपरेट कराने के लिए जो है वो पैसे जमा करके रखे हुए थे, उसने अपने ऑपरेट कराना था, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, उसने वो अपने ऑपरेट के पैसे जो है वो बिजली का बिल दे दिया। ऑपरेट से बता रहे ऑपरेशन करवाना था उस खातून ने अपना? जी,
जी ऑपरेशन करवाना था और उसने अपने ऑपरेशन के पैसे बिजली के बिल में दे दिए और खुदकुशी कर ली। ये इतना बड़ा एक वाकया था, इतना बड़ा ये वाकया था। किस शहर में हुआ है? ये गुजरांवाला में हुआ पिछली गर्मियों में। ठीक है, अच्छा इस तरह से और 2-3 खुदकुशियों की ना खबरें आ गई। उसके बाद जमात इस्लामी ने क्या किया, जमात इस्लामी को निकाला गया कि आप इसके ऊपर एक मार्च करें, पूरा फैसिलिटेट किया गया। पीटीआई कुरान खानियां भी नहीं कर सकती पूरे पाकिस्तान में केपी के अलावा, लेकिन जमात इस्लामी को फैसिलिटेट किया गया। लियाकत बाग में उन्होंने धरना दिया, कई दिन तक धरना रहा। लोगों का एक वो हुआ कि कैथारसिस भी हुआ, लोगों को लगा कोई तो है हमारी बात कर रहा है, और एंड में वो बिजली मजीद महंगी करवा के चले गए। ठीक है, आज भी अवामी इश्यूज के ऊपर कोई वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं देंगे। अभी जो लाहौर में आखिरी इलेक्शन हुआ है एक, जिसमें उनके उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया और नून लीग वाले को बिला मुकाबला जितवा दिया गया, उसके ऊपर जमात इस्लामी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। केपी, अगर ये वाकया केपी में हुआ होता, जमात इस्लामी सड़कें बंद कर देती केपी में, क्योंकि वहां उनकी जरूरत है कि जिनके साथ। सदी आप फिर जमात इस्लामी की जो एक थिंकिंग थी कि हम इस तरह से चीज़ें जोड़ मोड़ के कोई एक बयानिया अपना चला ही लेंगे, वो बयानिया इनका अब चल नहीं पा रहा। जब मैं देखता हूँ कि हाफिज़ नईम का अब कोई आज सियासी असर रसूख नहीं है, जब वो सिर्फ अमीर जमात कराची के जब वो अमीर थे तो उस वक्त उनकी आवाज़ में ज़्यादा वज़न था, ताकत थी। आज उनकी आवाज़ बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी। तो जमात इस्लामी को क्या एहसास है कि हमने जो 2 नंबरी की है नैरेटिव के साथ, अब ये बिक नहीं रहा सौदा? देखिए, वो उन्होंने, जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने इंटरनल ये बात कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब हम बहुत से पॉलिटिकल लोगों से मिलते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे? वो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, हम बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकते सिस्टम का। लोग हमें समझाते हैं कि इस बात को मान लो कि निजाम यही चलेगा, कंपनी यही चलेगी। अमेरिका जब पाकिस्तान के साथ है तो जो मर्जी हो जाए, वो हमें समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं वो देखें, वो पूरी दुनिया में अमेरिका जो मर्जी चाहे कर रहा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ क्योंकि अमेरिका है, तो ना कोई इंसानी हकूक की तंजीमें बोलेंगी, ना कोई और मुल्क बोलेगा, ना कोई और इंटरनेशनल इदारा बोलेगा, कुछ भी नहीं होगा। शायद जमात इस्लामी ने भी अपने आप को इस बात पे समझा लिया है। और दूसरी जो मैंने आपको वजह बताई है ना, कि वो मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, जमात इस्लामी को ये लगता है कि हम अगर इस हुकूमत को कमजोर करेंगे, मौजूदा निजाम को कमजोर करेंगे, तो इसका बेनिफिट इमरान खान को होगा, और वो नहीं चाहते कि इमरान खान को कोई भी फायदा पहुंचे। तो बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी के लेंस से और बाकी छोटी जमातों के लेंस से इमरान खान जो है वो बाकी सब चीज़ों से बड़ा खतरा है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब मौलाना फजल रहमान साहब का देख लेना। मेरा एक सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब ये क्लेम करते हैं ना कि केपी से वो जीते हैं लेकिन धांधली करवा के उनको हरा दिया गया, यही क्लेम करते हैं ना। बाकी तो पूरे पाकिस्तान में वो नहीं कहते, वो कहते हैं केपी में भी धांधली हुई है। एक ऐसे वक्त में जब तीरा के ऊपर मौलाना साहब को स्टैंड लेना चाहिए था, जाते तीरा, भाई आप चाहे अपोजिशन करें पीटीआई की केपी में, करें ना। मौलाना साहब साउथ अफ्रीका चले गए और 6 फरवरी को वापस आएंगे। इससे पहले आपको याद होगा 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बांग्लादेश चले गए। यानी जब जब पाकिस्तान में खड़े होने का वक्त आया है, सड़कों पे जेन्युइन किसी इशू पे खड़े होने का वक्त आया, मौलाना साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब ये टाइम, एक ऐसा टाइम जब पाकिस्तान अमन बोर्ड में गया, मौलाना उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर मुखालफत के बाद तो आगे यही है ना कि आप सड़कों पे आते हैं, और ये मजहबी जमातें नॉन इश्यूज के ऊपर जो है वो सड़कों पे आती रही और सड़कों के ऊपर आके मुतशद्दिद रवैये अपनाए, पता नहीं आग लगाई, क्या कुछ नहीं किया मजहबी जमातों ने। लेकिन आज कोई मजहबी जमात आपको आती हुई नजर नहीं आ रही। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि 2 इशू, 2 वाकयात, एक 26 नवंबर और एक मुरीद के, सबको उससे एक मैसेज मिल गया है। और तीसरा जो वजह है वो है कि अदालतें इरेलीवेंट हो गई हैं, अदालतों में कोई केस। अब लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार इमरान खान जैसा लीडर अंदर पड़ा है और उसके केस नहीं लग रहे, ईमान मजारी के साथ क्या हुआ, फलां के साथ क्या हुआ, हम क्या चीज है, हम तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा बस ठीक है। अच्छा, आपने ना बहुत सी चीज़ों का जिक्र कर दिया। पहले मुझे ये बताएं कि आपने चूंकि मुरीद के इसका जिक्र किया है, तीरा बैली का जिक्र किया है, गुज़िश्ता 24 घंटों में एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ हुई है, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया जब मैंने देखा है कि वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन अपना इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये मीडिया सारी गलत बयानी कर रहा है, और वादी तीरा से इनखला के लिए फ़ौज ने, वफाकी हुकूमत ने कभी कहा ही नहीं है। उल्टा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसके लिए 4 अरब रुपया रखा हुआ था मोबिलाइजेशन किसी चीज़ करने के लिए। ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी ने ये साजिश की और उन्होंने तीरा के लोगों को वहां से, ये क्या हुआ, ये पलटा कैसे खाया उन्होंने? डॉक्टर साहब, मैं आपको कोशिश करूंगा 2 से 3 मिनट में ना ये सारी चीज बता दूं, और इसमें मैं कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो इससे पहले पब्लिक नहीं हुई, जो सुहेल आफरीदी साहब ने हमें बताई हुई हैं। क्या हुआ? देखिए, हुआ ये कि सुहेल आफरीदी साहब ने कोशिश की, सुहेल आफरीदी साहब को पैगाम दिया गया इदारों की तरफ से कि आप एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं तीरा के मामले पे। तो उन्होंने कहा कि तीरा में तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसके ऊपर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाऊं। उन्होंने कहा क्यों बुलाऊं?
उन्होंने कहा इसलिए बुलाएं कि हम तीरक को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और वहां पे ऑपरेशन की जरूरत है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं वज़ीर आलम, फैसला मैं करूंगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि तीरा के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं है, मतलब यानी तो उनको नजर नहीं आ रहा कि तीरा में ऑपरेशन करने की जरूरत थी। सुहेल अफरीदी कन्विंस नहीं थे। देखें, सुहेल अफरीदी कह रहे थे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस वक्त वहां पे जिस एरिया में आप कह रहे हैं उस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस एरिया में आप चाहते हैं कि मैं उसको खाली करवाऊं, लेकिन जिस एरिया में मुमकिन तौर पे दहशतगर्द हो सकते हैं वो ये मौसम ही नहीं है जिस मौसम में वहां पे ऑपरेशन किया जा सके। तीसरी बात वो कहते हैं कि भाई आपने अगर ऑपरेशन करना है, हम एक सिर्फ ये चीज चाहते हैं कि जो अमन जिरगा हमने किया, और वो अमन जिरगा मैंने अटेंड किया है डॉक्टर साहब, उस अमन जिरगे में ये मैं हैरान हूं जब हमें ये बताया जाता है कि सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून केपी, पीपल्स पार्टी केपी, एएनपी केपी, जेयूआईएफ केपी, जमात इस्लामी केपी, इन पांचों ने उस अमन जिरगे में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की हुई है। उस अमन जिरगे के डॉक्यूमेंट के ऊपर इन पांचों के दस्तखत हैं। उस तो अमन खैबर जिरगे में पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, तमाम तबका फिक्र जो है वो समझते हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, सारे खिलाफ हैं। सब खिलाफ हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और फिर इससे एक स्टेप में आगे आपको अगर अर्ज करूं कि एक तो इन्होंने ये कहा ना कि इनको ये ऑपरेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए, साथ सब जमातों का कंसेंसस है कि सूबाई हुकूमत को, सूबाई असम्बली को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये अमन जिरगे में सबका कंसेंसस था। और सुहेल अफरीदी ये नहीं कहते कि मुझे ऑन बोर्ड लो, वो कहते हैं कि यहाँ के जो हमारे अमायदीन हैं, जो मिशरान हैं, मैं केपी में बहुत जाता हूं, मैं जब तक केपी नहीं जाता था मुझे मिशरान की, अमायदीन की, जो मलिक हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने क्या कहा? सुहेल अफरीदी, देखें, जब सुहेल अफरीदी को कहा गया कि आप एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, उन्होंने कहा मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर मैं कुछ चीजें, जाहिर है वो कुछ चीजें मैं इसलिए नहीं बता सकता कि एक जनाजे पे कुछ उनकी तल्ख कलामी हुई, वो क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि ये हाईली ऑफ द रिकॉर्ड है, तो वो मैं आपके सामने सिर्फ ये चीज नहीं आपके सामने रखूंगा। ठीक है। हम आगे चलते हैं। उन्होंने, सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर आप ऑपरेशन या कोई भी चीज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ डिस्कस करें, हमें बताएं कि पहले 22 ऑपरेशंस जो हैं जो आपने किए उनमें ऐसी क्या गलतियां थी जो अब वाले ऑपरेशन में नहीं होंगी, और पहले 22 ऑपरेशंस में क्यों दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई और अब कैसे हो जाएगी। फिर सुहेल अफरीदी कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला यह है कि केपी के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत बदएतमादी है। वो ये समझते हैं कि अभी भी गुड और बैड की पॉलिसी है। वो ये समझते हैं कि ये जो यहां पे ऑपरेशन हो रहा है, मुमकिन तौर पे होना है, वो यहां के माइंस एंड मिनरल्स के लिए है। वो कहते हैं कि केपी के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि कोई बैरूनी कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को अटैक करें, क्योंकि वो अमेरिका ने का एक आया भी था एक बेस के हवाले से, बगराम के हवाले से, इस तरह की चीजें। तो सुहेल अफरीदी कहते हैं कि आपने पिछले 20 साल में केपी के लोगों के साथ जो जो वादे किए ऑपरेशंस के अंदर वो कोई भी फुलफिल नहीं किया। तो वो ये कहते हैं कि लोगों की इस बदएतमादी को खत्म करने की जरूरत है। एक चीज के ऊपर सुहेल अफरीदी बहुत क्लियर है। मैंने उनसे सवाल किया बुध के दिन, जिस दिन वो दूसरी बार कराची जा रहे थे, कि आपके जो शफीउल्लाह जान साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं टीटीपी को सिर्फ उन लोगों को दहशतगर्द समझता हूं जो फौज के ऊपर अटैक करते हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ बातचीत हो सकती है और उनको भी, मतलब उन्होंने दबे अल्फाज में कहा कि दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि सबके सब दहशतगर्द हैं, हम कोई उसमें दहशतगर्दों में गुड और बैड की हम तफरीक नहीं करते। लेकिन ये किससे कहा कि इसे कहते हैं कुछ ग्रुप्स को सबको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता? वो उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में शफीउल्लाह जान साहब ने ये कहा था। शफी जान ने कहा था, ठीक। हाँ जी, शफी जान वैसे ये साहब बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव है, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये टीटीपी कोई फौज तो नहीं है कि जिसका एक कोई इदारा थोड़ा है। ये तो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं, हर रीजन के अंदर, हर एजेंसी के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ एक मुख्तलिफ ही इनका लीडर है। ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं, लेकिन जिसके नाम के साथ भी टीटीपी आता है ना, और ग्रुप उसका कोई भी है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई गुड और बैड की नहीं है। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन सिद्दीक, पाकिस्तान के आइन को तो पाकिस्तान के इदारे भी नहीं मानते, पाकिस्तान की अदालतें भी नहीं मानती, पीपल्स पार्टी भी नहीं मानती, पीएमएलएन भी नहीं मानती, बहुत से और लोग भी नहीं मानते, इतने लिबरल्स भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता पाकिस्तान के आइन को। तो ये किस किस्म की डिवीजन है? अगर पाकिस्तान के आइन को मानते होते तो पिछले 4 साल में जो कुछ हो रहा है ये कैसे होता? बस वो डॉक्टर साहब, एक शेख अजमत सईद साहब कहा करते थे कोर्ट रूम में कि रीड माई लिप्स, जो मैं नहीं कह सकता, ये कहना चाहता, वो भी आप समझ जाए
जाहिर है कि चलें ठीक है, आप ना कहें, मैं भी नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जो हम मुख्तलिफ स्लोगन और जुमले कहते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये लिबरल है, ये खूनी लिबरल है, भाई आप कोई डेफिनेशन तो होगी ना पाकिस्तान के आइन की। जो पाकिस्तान के आइन के होते हुए आप लोगों को दिन दहाड़े उठा लेते हैं, सहाफ़ियों को उठा लेते हैं, कत्ल के मुकदमे बना देते हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे बना लेते हैं, ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान के आइन के फ्रेमवर्क में फिट नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए ना कि ट्रायल इन एब्सेंटिया उन्होंने कर दिया हमारा, हम सबको उन्होंने 2-2 दफ़ा 80 साल की सजाएं सुना दी हैं। ये किस तरह से आइन में हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता आइन में। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि आइन का जो पहला हाँ, सबसे शुरू जहां से आइन होता है वो हाँ, क्या है कि कौन पावर को एक्सरसाइज करेगा? अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या यहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं? वो तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो जो मतलब सूरत हाल है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। सोहेल आफरीदी बहरहाल उन्होंने सोहेल आफरीदी मंगल के दिन, ये दिन बनता है जिस दिन वो कराची से 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके आए थे ना, मंडे को। ट्यूसडे को वो जाना चाहते थे तीरा। उनके पास उनकी फैमिली के लोग, उनकी टीम के लोग आ गए और उन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। उसकी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता कोई भी वाकया आपके साथ वहां पे हो सकता है। सोहेल आफरीदी ने बहुत कायल करने की कोशिश की, उन्होंने उनको नहीं जाने दिया। सोहेल आफरीदी उसके बाद उन्होंने भेजा अब्दुल गनी आफरीदी को, दीगर एमपीएस को और अपने भाई को। उनके भाई और उनके जो एमपी हैं उनको कहा गया कि अब आपने सड़क से वापस नहीं आना, आगे प्लान आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ लोग आपसे बदतमीजी करेंगे, उलझेंगे। क्योंकि लोगों को यह बताया गया कि जो भी नकल मकानी आपकी करवाई जा रही है ये सोहेल आफरीदी की मर्जी से करवाई जा रही है। और उसकी दलील ये दी गई कि क्योंकि 4 अरब रुपया सोहेल आफरीदी ने ऑपरेशन के लिए जारी कर दिया है। सोहेल आफरीदी साहब ने बताया कि सोहेल आफरीदी ने ऑपरेशन के लिए पैसे जारी किए हैं या उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए जारी किए हैं? हाँ, मैं इसी पे बता रहा हूं। फिर उन्होंने इसकी बताया कि ये मेरे खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जा रहा है गलत है। मैंने 4 अरब इसलिए जारी किया कि इन्होंने वहां एक जिरगा बनाया, 8 कौमें हैं, हर कौम से 3-3 लोग लिए, 24 रुकनी वो जिरगा था, उसको जैसे तैसे भी उनके साथ डील की। उसके बाद कुछ लोग अपनी मर्जी से वहां से निकलने पे राजी हो गए, बाकियों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। अब जब ये लोगों को निकाल रहे हैं तो सोहेल आफरीदी ने कहा कि अब ये निकाल तो रहे हैं लोगों को, अब मैं इनको नहीं रोक सकता, ठीक है, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं कि मैं अपने लोगों को फैसिलिटेट करूं। उसके लिए उन्होंने 4 अरब रुपए जारी कर दिए। अच्छा, जब उन्होंने जारी कर दिया और उन्होंने अपने भाई को, अपने बड़े भाई को और अब्दुल गनी आफरीदी को भेज दिया, वहां पे उनको जाके पता चला कि कुछ लोग वहां पे प्लांट किए गए हैं कि जो भी पीटीआई का बंदा है आपने उसका बदतमीजी करनी है, उसकी वीडियोस बनानी है, इनको गालियां देनी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बुध और जुमेरात की दरमियानी रात सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद है, क्योंकि जुमेरात को फिर उन्होंने उस कारकुन की ताजियत के लिए जाना था कराची, जिसकी डेथ हो गई थी, जो जख्मी हुआ था कराची में। तो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात कुछ इस्लामाबाद के साफियों के साथ उनकी बड़ी तवील नशिस्त हुई, जिसमें मैं भी मौजूद था। उनसे फिर सवालात हुए। जब वो जुमेरात को सोहेल आफरीदी पहुंचते हैं कराची, तो पीछे से वो जो उनके खिलाफ कंपेन थी वो 10 गुना ज्यादा शिद्दत से शुरू हो गई कि सोहेल आफरीदी एक कारकुन के लिए कराची तो चले गए, अपने लोगों के पास तीरा नहीं आए। खैर, उस दिन फिर सोहेल आफरीदी 15 जनवरी को एक ट्वीट करते हैं। उनकी फ्लाइट 6 बजे थी कराची से, उसको डिले करवा दिया गया, वो रात 11 बजे पे चली गई। 11 बजे फ्लाइट पहुंची 1-1:30 बजे इस्लामाबाद, 1-1:30 बजे वो पेशावर जाते हैं। सुबह सवेरे वो आईजी पुलिस को बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम तीरा जा रहे हैं। उनको क्लियरेंस नहीं दी जाती और कहा जाता है कि आगे तो जी ये इशू है, वो इशू है, अब मौसम का मसला है, हेली नहीं उतर सकता। बिल आखिर 2 बजे सोहेल आफरीदी कहते हैं गाड़ियां निकालें, हम बाय रोड जा रहे हैं। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि सोहेल आफरीदी इस तरह का बोल्ड स्टेप लेंगे कि तीरा हम बाय रोड जाएंगे। खैर, वैसे ही इज अ बोल्ड मैन, इसमें कोई शक नहीं है, ही इज अ बोल्ड। अच्छा, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर वो जब गाड़ियों पे निकले और रास्ते में हर जगह पे वो लोगों से मिले, खुल के बात की, उनको सच बताया, बच्चों से मिले, बुजुर्गों से मिले, खवातीन से मिले, बच्चियों के सर पे हाथ रखा, वो मनाजिर कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर क्या हुआ, सोहेल आफरीदी को वहां जाके पता चला कि नादरा जो है वो लोगों की एंट्री कर रहा है। नादरा जहां 5 मिनट लगाने चाहिए वहां 50 मिनट लगा रहा है। और मकसद ये है कि लोग सड़कों पर रहें, कई दिन तक सड़कों पर रहें, जलील और ख्वार हों, उनको मुश्किलात हों और वो गालियां सोहेल आफरीदी को दें। सोहेल आफरीदी साहब ने वहां पे अब्दुल गनी आफरीदी को कहा, क्योंकि टोकन मिलता था, उस टोकन के बाद प्रोसेस होता था। सोहेल आफरीदी ने कहा कि हाथ से लिख के पर्ची दे दो, वही हमारा टोकन है। उन्होंने वहां खड़े होकर रोड खुलवाया, उन्होंने वहां खड़े होकर रोड क्लियर करवाया और वो उन्होंने कहा मैं आगे जा रहा हूं, तुम सब पीछे हो। फिर उन्होंने यहां तक नहीं रुके। असल जो मामला गड़बड़ हुआ वो ये हुआ, अगले दिन वो चले गए कैंपों में जाके उन्होंने हर कैंप के 3-3 कोऑर्डिनेटर बना दिए। साथ उन्होंने एक हेल्पलाइन कायम कर दी। लोगों को कहा कि अगर आपको कोई मसला होगा रात के 3 बजे, पहले आप कोऑर्डिनेटर को फोन करेंगे, अगर मसला हल हो जाए तो ठीक है, नहीं होता आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता रात 3 बजे आप इनको कहेंगे कि हमारी सोहेल आफरीदी से बात करो, मुझे जगा के मेरी बात करवाई जाएगी आपके साथ। तो वो भी चीज हो गई कि ये क्या हुआ। फिर लास्ट जो हुआ वो उन्होंने मिश्रान को बुला लिया। यूं हुआ ये कि सोहेल आफरीदी ने अपने खिलाफ की गई सारी साजिश, सारे प्लान को उलट दिया। लेकिन ज्यादा मसला कब खराब हुआ तीरा का, जब आपसे 48 घंटे पहले
शदीद तरीन बर्फबारी हुई है और पाकिस्तान के कुछ एरियाज में 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, कहीं 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, कई इलाकों में 15-15, 20-20 साल बाद बर्फबारी हुई है। तो हुआ यह कि जब बर्फबारी हुई बहुत ज्यादा, तो रात को ही सुहेल आफरीदी ने मीना खान आफरीदी और शफी जान को भेज दिया, इंतजामी को भेज दिया। अच्छा, ये बर्फबारी प्रेडिक्टेड नहीं थी? ये प्रेडिक्टेड नहीं थी, ये प्रेडिक्टेड नहीं थी और बर्फबारी हो गई, वजीर चले गए। क्या हर साल वादी तीरा के इन इलाकों में इस तरह की बर्फबारी नहीं होती है? होती है, लेकिन इस इतने आगे तक और इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी ये अंदाजा नहीं था। और मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां 10-10 साल बाद बर्फबारी हुई है, वहां पे बर्फबारी होने ही खत्म हो गई। तो ये बर्फबारी की वजह से वफाकी हुकूमत का और इदारों का और फौज का अपना माइंड चेंज हो गया कि यार ये नहीं, मैं आ रहा हूं, बस आखिरी इसी मिनट पे मैं आ रहा हूं। अब वो ये कि उन्होंने उसको भी, जब लोग फंस गए तो इनकी टीमें चली गई, वजीर जाग गए, दफ्तरों में बैठ गए, सेक्रेटरीज बैठ गए, जो हो सकता था उन्होंने कर दिया। अब मामला गड़बड़ वहां से हुआ जब अल जजीरा ने रिपोर्ट कर दिया, बीबीसी ने रिपोर्ट कर दिया, DW उर्दू ने रिपोर्ट कर दिया, और जो वीडियोज आई वहां से बच्चों की दिल चीर के रख देने वाली बहुत तकलीफदेह वीडियोज आई, और उन वीडियोज के बाद जब इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया तो डॉक्टर साहब पहली बार मैंने देखा है पिछले 4 सालों में कि किसी ऐसे इशू के ऊपर पहले वजारत इत्तलात के फेसबुक अकाउंट के ऊपर एक इंग्लिश में पोस्ट आए, फिर उर्दू में पोस्ट आए, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको ट्वीट किया जाए रात 1:13 पे, 1:13 पे। उसके बाद मेरा यह ख्याल है डॉक्टर साहब के, क्योंकि जब ये मामला इंटरनेशनल मीडिया पे आ गया और इतने सख्त अंदाज से आ गया और सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली वीडियोस ने तो लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, लोगों को एक तकलीफ में मुब्तला कर दिया कि क्या हुआ है। तो उसके बाद फिर रात 1:13 पे इस चीज को डिसऑन कर दिया गया, बावजूद इसके कि आप देख चुके हैं ख्वाजा आसिफ समेत सबके बयान मौजूद हैं। फिर इसलिए सुहेल आफरीदी ने आज बहुत सख्त तकरीर कर दी है, कल बहुत सख्त तकरीर कर दी है, और उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप या तो ये वजाहत, वो जो नोटिफिकेशन कह रहे हैं ना बार बार कि आप नोटिफिकेशन वापस लें, उससे मुराद उनकी ये वजाहत है कि जो आपने ये वजाहत जारी किया ना, दावा किया है कि वफाकी हुकूमत को कोई तल्लुक नहीं है, आप इस वजाहत को वापस लें, वरना 48 घंटे बाद मैं कॉल दे दूंगा, जिरगा बुला लूंगा। और मैं आपको एक चीज डॉक्टर साहब बता दूं, अगर ये जिरगा हो गया तो मैं बहुत ही शदीद तसादुम देख रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जिरगे में लोग जो बात करेंगे, क्योंकि वो बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी, मीडिया उसको कवर कर रहा होगा, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया ना चलाए, लेकिन इतने डैमेजिंग बयान आएंगे ना कि उससे फिर चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगी। नेट मुझे ये समझ आ रही है कि जिरगा नहीं हो सकेगा, बिकॉज अगर इस किस्म का जिरगा होने लगा है जिसमें ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी गुस्से की, तो फिर ये जिरगा नहीं होने देंगे। देखें, सुहेल आफरीदी ने अब तक जिन चीजों को डिसाइड किया कि उन्होंने करनी है, तो वो रुके तो नहीं है, यानी बाय फोर्स इस जिरगे को रोक लिया जाए तो रोक लिया जाए, लेकिन सुहेल आफरीदी लेकिन एक चीज पे तो लगता है कि सुहेल आफरीदी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जरूरतमंद हैं और बहादुर हैं और बहुत असूल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज पे उन्होंने भी लगता है एक समझौता कर लिया अपने जहन के साथ कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे। अब उन्होंने भी आना बंद कर। देखिए, सुहेल आफरीदी से हमारी इस पे जब बात होती है तो सुहेल आफरीदी क्या कहते हैं? सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने जिम्मेदारी है स्ट्रीट मूवमेंट की दी है, वो तो जाहिर है आपने देख लिया है कि वो जिस तरह से हर जगह जा रहे हैं, बगैर किसी खौफ खतरे के जा रहे हैं, उनको रोका जाता है कि आप ऐसे गाड़ी से ना निकलें, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे मनाजिर, क्योंकि जाहिर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी पिछले 2 साल में तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, ऐसे मनाजिर डॉक्टर साहब आपने कभी इमरान खान के लिए भी नहीं देखे होंगे। अब जब इमरान खान आएगा तो इससे भी 10 गुना ज्यादा आप मनाजिर देखेंगे। लेकिन जिस तरह के सुहेल आफरीदी को कराची में जो वेलकम मिला है, या जो केपी में वेलकम मिला है, केपी के किसी वज़ीर आला को ऐसा केपी में वेलकम नहीं मिला, केपी के किसी वज़ीर आला को कराची में ऐसा वेलकम नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं, एक पॉलिटिकल शख्सियत से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा इमरान खान ने जब जब मूव किया, या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने जब जब मूव किया, तो वो आम नॉर्मल हालात में होते थे। ये नॉर्मल हालात नहीं है, उसके बावजूद सुहेल आफरीदी के साथ जितने लोग निकल रहे हैं वो उन नॉर्मल हालात से ज्यादा लोग निकल रहे हैं। सुहेल आफरीदी क्या समझते हैं? जब हम उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं मुझे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म दिया है, मैं वो कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जिस दिन अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकदेरी साहब ये ऐलान करेंगे, क्योंकि इनका प्लान क्या है? प्लान इनका ये है कि 8 फरवरी को, पहले वो ये समझते हैं कि ये एक रिहर्सल है कि 8 फरवरी के हम कॉल देखते हैं कि किस तरह उसका इंपैक्ट आता है, कितने लोग हैं जो दुकानें बंद रखते हैं, गाड़ियां सड़कों पे नहीं लाते, किस तरह से इसको पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा गया कि यौम स्याह मनाएं। उसके बाद वो ये कहते हैं, जो इनका प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं। इनका प्लान ये है कि या तो अडयाला से इमरान खान डेट बता देंगे, वरना इनका अपना ये प्लान है कि जब ये देखेंगे कि इतना मोमेंटम बन गया है
कि अब जब हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करेंगे किसी भी तारीख को 8 फरवरी के बाद, जो ये मुनासिब समझेंगे कि हम ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़ी जो शाराएं हैं वो बंद कर दी जाएं, तो वो ये समझते हैं कि जब ये मोमेंटम बन जाएगा और ये ऐलान हो जाएगा और लोग आगे पाकिस्तान में कुछ 40-50 बड़ी शाराओं को बंद कर देंगे, तो उस वक्त ये समझते हैं कि फिर हम हुकूमत को ये कहेंगे कि बस खत्म हो गया आपका खेल, आप घर जाएं। क्योंकि वो जो इमरान खान की बहनें बताती हैं, नूरी नियाजी साहिबा भी और अलीमा खानम साहिबा भी, डॉक्टर उज़मा साहिबा भी, कि इमरान खान ने कहा कि इस बार डी चौक तो आपने नहीं आना, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि डी चौक वाला हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि 26 नवंबर हो जाएगा, और जब हम डी चौक की कॉल देते हैं तो पूरे पाकिस्तान से फोर्सेस को ये इस्लामाबाद ले आते हैं और फिर जो होता है वो आपके सामने है। तो इसलिए आपको वैसे क्या लगता है, देखें आपके जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी जुबान में ग्राउंड ऑन फीट, तो मैं तो बाहर बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो बड़े बड़े रैलीज और जलसे पूरी यूरोप के हर शहर में भी निकाल देंगे, अमेरिका में भी निकालेंगे, कनाडा में भी निकालेंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो दो चीज़ें मौलाना जनाब अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई कह रहे हैं कि एक शटर डाउन स्ट्राइक और एक पहिया जाम हड़ताल। शटर डाउन स्ट्राइक और पहिया जाम हड़ताल अगर पाकिस्तान की तारीख में हुई है, 1971 में हुई है, फिर बांग्लादेश फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में होती थी, 1977 में हुई है, तो वो तो तब होती थी जब किसी सियासी इकाई की, इस्लामी जमीयत तुलबा की फॉर इंस्टेंस, एक खौफ तारी करने की उनकी कैपेसिटी होती थी। वो वैसे ही नहीं होती थी लोगों की अपील पे, उसमें दुकानों को मजबूर किया जाता था, मारधाड़ की जाती थी, वायलेंस होती थी, गाड़ियाँ जलाई जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास ना तो कोई इस किस्म की फ़िलासफ़ी है, ना उनके पास कोई ऐसी स्ट्रीट पावर है कि वो इस तरह से चीज़ें फोर्स कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दैट, यानी उनके पास जब फिजिकल वायलेंस की कैपेसिटी नहीं है, तो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन स्ट्राइक कैसे हो? डॉक्टर साहब, बात यह है कि 8 फरवरी को लोग कैसे निकले थे वोट देने के लिए? क्या पीटीआई ने कोई जलसे किए थे, कोई डोर टू डोर कैंपेन की थी? क्या कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ सोशल मीडिया ने इलेक्शन लड़ा, सिर्फ सोशल मीडिया ने लड़ा, और किस जबरदस्त अंदाज से सोशल मीडिया ने ये इलेक्शन लड़ा। कोई पॉलिटिकल शख्सियत ग्राउंड पे नहीं थी, किसी को कोई कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी। देखें इस वक्त जो मसला चल रहा है वो क्या है। 8 फरवरी के ऊपर आपको पीटीआई का सोशल मीडिया मुसलसल बात करते हुए नजर आ रहा है, आपको अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 फरवरी हमारे लिए बहुत अहम है, जिस दिन अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। सोहेल आफरीदी आपको स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप खुद भी चीजों पे नजर रखते हैं या आपके सुनने वाले भी देख सकते हैं। मुझे पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का दिखा दें कि कितने लोग हैं जो 8 फरवरी के ऊपर बात कर रहे हैं। चले मैं ये मान लेता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, आप सड़क पे नहीं निकल सकते, आप निकलेंगे आपको उठा लेंगे, मैं चले आपको ये मार्जिन दे देता हूं। मुझे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इनके फेसबुक के ऊपर मुझे दिखा दें 90% एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स के सोशल मीडिया के ऊपर आपको 8 फरवरी की कोई बात नजर नहीं आई। वजह इसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि ये उन्होंने खुद से एक तय कर लिया हुआ है कि हमने बहुत जो कुर्बानियां देनी थी वो हमने दे ली हैं, अब हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दोबारा हमारे ऊपर कोई बैकलैश आए। और दूसरी बात यह है कि एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की अक्सरियत जो है वो मुतलका जगहों पे राब्ते में है, और उधर से जिस चीज पे रोक दिया जाता है उस पे वो कुछ नहीं करते, और वो यहां तक कि मतलब देखें कि अपने सोशल मीडिया पे भी बात नहीं कर रहे। और इसमें जो मुझे इसकी एक खदशा है इसकी नाकामी का, वो एक ही है, कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया इस पे बात कर रहा है, लेकिन अगर एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स 90% वो बात ही नहीं कर रहे 8 फरवरी के ऊपर। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता दूं कि 8 फरवरी का खौफ बहुत ज्यादा है सिस्टम के अंदर, बहुत ज्यादा है। तो सिस्टम फिर ये करेगा ना कि अगर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है तो सिस्टम के हरकारे भी लोगों को कन्वे करेंगे। फॉर इंस्टेंस जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो ताजरान की मार्केट, हर मार्केट में ताजरों की एक एसोसिएशन होती, उसको मुतल्लिका लोग जो हैं इदारे ये बताएंगे कि भाई आपने किसी किस्म की शटर डाउन नहीं होने देनी। आपने अगर वैसे भी बंद, आपकी नानी भी बीमार थी, खाला भी बीमार थी, आपने दुकान बंद ही करनी थी, लेकिन 8 फरवरी को आप अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे, तो दुकानें तो बंद नहीं हो सकेंगी बिकॉज खौफ होगा। अगर पहले शटर डाउन स्ट्राइक हुआ करती थी खौफ की वजह से, अब खौफ होगा कि शटर डाउन स्ट्राइक नहीं करनी। ट्रैफिक जरूर कम कर सकते हैं कि लोग बगैर जरूरत के बाहर ना निकलें, कुछ ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां ना लेके आए, लेकिन वहां भी मुझे शक यह है कि जो ज्यादा बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको इदारे ये कहेंगे कि भाई 8 फरवरी को आपकी गाड़ियां चलती रहनी चाहिए चाहे कोई लोग हो ना हो। तो वो जो एक तासुर कायम करना चाहते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो तासुर कायम नहीं हो सकेगा। मैं आज ही आपको एक चीज प्रेडिक्ट कर दूं कि आपको पाकिस्तान के दर्जनों शहरों में बड़ी कामयाब आपको स्ट्राइक नजर आएगी, बहुत ही कामयाब आपको स्ट्राइक नजर आएगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मैंने उनसे पूछा है, वो लोग इस हद तक तो लोगों के अंदर जुर्रत आ चुकी है
कि वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे और बहुत बड़ी तादाद में। कोई ये निज़ाम तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी तादाद में लोग दुकानें बंद रखेंगे या गाड़ियां सड़कों पे नहीं आएंगी, जो होने जा रहा है। हाँ, लाहौर का जो मसला है, लाहौर में क्या होने जा रहा है, लाहौर का तो प्लान तैयार कर लिया पंजाब हुकूमत ने। 6, 7, 8 रिक्शे फ्री चल रहे हैं, टैक्सियां फ्री चल रही हैं, गाड़ियां फ्री चल रही हैं, बसें फ्री चल रही हैं। और बहुत ही ज्यादा, आज आप कल रात के आप किसी भी प्रोमिनेंट न्यूज चैनल पे देख लें कि प्राइम टाइम में करोड़ों रुपए के हर टीवी चैनल के ऊपर इश्तेहार चल रहे हैं। बसंत के ऊपर करोड़ों रुपए के इश्तेहार चल रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि हर चीज ही फ्री होगी, बस आपने निकलना है। तो ये सारा फोकस आपको सबसे सक्सेसफुल जो हड़ताल नजर आएगी वो बलूचिस्तान में नजर आएगी। सबसे सक्सेसफुल नंबर 1 पे बलूचिस्तान होगा, ठीक है। वहां पे आपको मुकम्मल तौर पे कामयाब नजर आएगी स्ट्राइक। आपको पाकिस्तान के दर्जनों शहरों में कामयाब नजर आएगी। केपी में क्या नजर आएगी स्ट्राइक हमें? केपी में भी बिल्कुल आपको केपी में कामयाब नजर आएगी। देखें, मसला यह है कि यह कामयाब किसकी वजह से नजर आएगी? यह कामयाब आपको नजर आएगी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकज़ई साहब की वजह से, या सुहेल अफरीदी साहब की वजह से, और पीटीआई के सोशल मीडिया की वजह से। और इस वक्त जो ये दो शख्सियात हैं, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इन दो शख्सियात के हवाले से पीटीआई के अंदर कोई, जो पीटीआई के फैसला साज हैं, उनके अंदर कोई इनके बारे में तासुर ठीक नहीं है। अच्छा। और इंटरनली बहुत ज्यादा चीजें खराब हैं। क्यों तासुर क्यों ठीक नहीं है जबकि इमरान खान ने इनको नॉमिनेट किया है? उसकी वजह यह है कि उनके जो उनकी जाती अना है, जिद है, जो मफादात है ना, वो उनके लिए ज्यादा अहम है। इमरान खान की रिहाई उनके लिए आम नहीं है, इमरान खान के नामजद ये शख्सियात उनके लिए आम नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये लड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब ये कौमी कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि 8 फरवरी को हड़ताल होगी, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम ना कुछ कोऑर्डिनेटर्स लगाते हैं जो इस चीज को लीड करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो मोमेंटम बनाएंगे, जो लोगों को बताएंगे कि कैसे आपने कैंपेन करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। इस पे हम पूरी एक मुहिम चलाएंगे। तो उन्होंने पंजाब के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा जो हैं, उनसे नाम मांगे। आलिया हमजा साहबा ने नाम दिए। पीटीआई की एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया और उनको कहा कि पंजाब में तो 4 ग्रुप हैं, आपने तो सिर्फ एक ग्रुप के नाम ले लिए हैं और आप तो को पैरेलल पीटीआई खड़ी करना चाहते हैं। और बड़े तज़हीक आमेज अल्फाज थे उनके। उस पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी नाराज हुए, उस पे महमूद हसन चकज़ई साहब भी नाराज हुए कि ये कोई तरीका नहीं था इस तरह से बदतमीजी से बात करने का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारा काम था लाएअमल देना, हमने लाएअमल दे दिया है, अब आप जाने और आपका काम जाने कि आपने इस लाएअमल को इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। हमारा काम है कि हम जहां जा सकते हैं हम जाएं। उसके बाद वो लाहौर भी गए, कराची भी गए। अब देखें ना, लाहौर सुहेल अफरीदी गए, उसके बाद चकज़ई साहब वगैरह गए। क्या उन्होंने जो वहां पे जाके सकूत तोड़ा है, जो जमूद तोड़ा है, क्या उसके बाद कोई आपको एक्टिविटी लाहौर में नजर आई है? नहीं नजर आई। क्या आपको कराची में जो जाके सुहेल अफरीदी और अलामा साहब वगैरह ने जो जमूद और सकूत तोड़ा है, क्या उसके बाद आपको कोई एक्टिविटी नजर आई? नहीं आई। फिर एक जो सबसे बड़ा मसला मैं जो देखता हूं डॉक्टर साहब या लोगों से बात करता हूं, पीटीआई का रियल अवामी इशू से एक डिस्कनेक्ट है। मसलन गोल प्लाजा इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके ऊपर पीटीआई कराची ने क्या किया है? कोई टफ टाइम पोजीशन नहीं उनकी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है कि आप कोई चीज करते हैं और वो मौसर नहीं है तो आप हिकमत अमली अपनी चेंज करते हैं ना। कोई आप नहीं देखा आपने कि पीटीआई की कराची की तंजीम इसको कोई एक बहुत बड़ा इशू बना के वो कर पाती। कराची में हर शख्स गमज़दा है, पूरे पाकिस्तान में लोग गमज़दा हैं, जिस तरह से लोग जिंदा जल गए और जो वहां पे चीजें सामने आई हैं। अभी भी कराची में सैकड़ों हजारों इमारतों की इस तरह के इशूज हैं, कोई वो आपको नहीं। पंजाब में लेकिन इसकी क्या वजह यह है कि उनको समझ नहीं आती, सियासी बसीरत नहीं है, या वो दबाव में है, उनको कह दिया जाता है, उनको फोन कॉल आ जाती है, उनको समझा दिया जाता है, क्या है इसकी वजह? डॉक्टर साहब, मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाना चाहता हूं जमीयत का। वो जब आप वाकया सुनेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इनका मसला क्या है। देखें, एक बार हमारी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग का एजेंडा यह था कि 3 महीने हो गए हैं, नया कोई रफीक नहीं बना, नया कोई कारकुन नहीं बना। क्या वजह है? मीटिंग शुरू हो गई, हमको 16-17 लोग थे उस मीटिंग में। एक बंदा नोट्स ले रहा था, तो पहले बंदे ने कहा जी नया कारकुन 3 माह में इसलिए नहीं बना कि नाजिम साहब टाइम नहीं देते। लिखा कि नाजिम साहब टाइम नहीं देते पहले बंदे के मुताबिक। दूसरे ने कहा हमारे पास लिटरेचर नहीं है। तीसरे ने कहा हमारे पास बाइक नहीं है। चौथे ने कहा यह मसला है। पांचवें ने कहा यह मसला है। जब वो मुमकिन 16 वजूहात सामने आ गई ना, एंड में फैसला यह हुआ कि इन तमाम मुमकिन वजूहात का तोड़ निकालें। बाइक नहीं है, एक बंदे को फोन किया बाइक स्पॉन्सर कर दें। लिटरेचर नहीं है, किसी को कहा लिटरेचर दे दें। नाजिम साहब टाइम नहीं देते, नाजिम साहब कल से आपने जोर से ऐसा टाइम देना है। यानी एक कमरे में बैठ के उन्होंने डिस्कस किया एक छोटे से यूनिट के लिए। पीटीआई का इस वक्त कोई वॉर रूम ही नहीं है,
सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का कोई फोरम ही नहीं है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, और इनकी आपस में आप लड़ाइयां अगर आपको पता चले ना, आप कहेंगे इतनी तो इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं है जो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां हैं। अच्छा। मतलब इस हद तक इनकी आपस में लड़ाई है, और इनके लिए इनके अपने जाती जो जिद और अना है उससे बड़ी कुछ भी नहीं है, इतनी ज्यादा अंदर इनके लड़ाइयां हैं। अब आप देखें ना, हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि मोहतरमा अलीमा खान और उनकी बहनें जो हैं जब बैठती हैं अदियाला चलाती हैं तो बहुत कम एमएलए एमपीए जो हैं वहां पे आते हैं। आप लोगों की आवाज बंद करना चाहते हैं, इमरान खान आपके लिए बैठे हैं जेल के अंदर, और आप देख लें कि उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाता है इमरान खान के लिए या आइन के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए, तो उसके ऊपर केस बन जाता है। मैं डॉक्टर साहब आपको बता सकता हूं, मेरी अपनी बात हुई है तहरीक इंसाफ के फैसला साज लोगों से, वो इमरान खान की बहनों की इस हिकमत अमली से इत्तफाक ही नहीं करते। तो फिर वो क्या करना चाहते हैं अगर इससे इत्तफाक नहीं करते? अच्छा, मैं खुद उनसे ये सवाल करता हूं कि मैं मान लेता हूं आपकी बात कि मैं चले एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेता हूं कि इमरान खान की बहनें गलत कर रही हैं, आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? कोई नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान की बहनें अडयाला के बाहर जाना छोड़ दें, पीटीआई की तो एक्टिविटी ये है कि मंगल के दिन उनकी बहनों का अडयाला के बाहर जाना, और पीटीआई की एक्टिविटी कौन सी है जो सोहेल आफरीदी मोमेंटम कर रहे हैं वो है। इसके अलावा पीटीआई की एक्टिविटी क्या है? उनको छोड़ दें अलामा साहब को और महमूद नजदीक को, वो जो कर रहे हैं। देखें, 2 दिसंबर को इमरान खान सलमान बिन राजा साहब को कहते हैं कि आप एक पॉलिटिकल कमेटी बनाएं, 12 दिसंबर को वो पॉलिटिकल कमेटी बनाते हैं। आप रोजाना डॉक्टर साहब व्लॉग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, हर चीज पे नजर रखने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, 12 दिसंबर से आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 26 जनवरी है, आज तक आपके सामने कोई अलामी आया पॉलिटिकल कमेटी का? आपने कोई पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का देखा है कि उन्होंने डिस्कस किया हो कि इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, कैसे लगवाने हैं? आपने देखा कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, 2 महीने हो गए, कैसे करवानी है? सर, इनका मसला यह है कि इनका कोई वॉर रूम नहीं है। इमरान खान डॉक्टर साहब आम दिनों में 2 मीटिंग करते थे नैरेटिव के ऊपर, एक सुबह एक रात को। आपको पता है कि इनकी कोर कमेटी का कई माह से इजलास ही नहीं हुआ, कई माह से कोर कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ। 2 या 3 जो इजलास हुए पॉलिटिकल कमेटी के, उसका पता ही किसी को नहीं कि उसका एजेंडा क्या था और उसका अलामिया क्या था, उसके फैसले क्या थे। मसला है लेकिन सदीक जान, वो अंग्रेजी में एक इस्तिलाह है, एक टर्म है कि बीइंग द डेविल्स एडवोकेट। अगर मैं इनकी तरफ से वकील बन जाऊं तो मैं समझता हूं, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से 9 मई 2023 के वाक़यात पैदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे सियासी और इंतज़ामी ढांचे को तोड़ दिया गया, उनकी फंडिंग्स को बंद कर दिया गया, लोगों के ज़ाती बैंक अकाउंट सीज़ हो गए, उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हो गए, बाहर भी बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है। उसके नतीजे में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई फंक्शनल फ़आल इंतज़ामी और सियासी ढांचा बचा ही नहीं है। उनके ऊपर इतना जबर हुआ, आपने खुद कहा ना कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है कि उसका अशर भी दुनिया को नहीं पता, 5% भी दुनिया के सामने नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ ओहदेदार जो हैं, उनके किसी के बच्चों को उठाया, किसी बहनों को उठाया, भाइयों को उठाया, उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट कर ली गई, बैंक अकाउंट छीन लिए गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कर सकते हैं कि एक पार्टी की हैसियत से, इंडिविजुअल ज़रूर होंगे, पार्टी के ढांचे की हैसियत से, जो एक बहुत बड़ी बदनसीबी है पाकिस्तान की कि अब उसके पास कोई सियासी ढांचा नहीं बचा, वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है। देखें, कुछ चीज़ों में मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, कुछ चीज़ों में मसलन मैं तो ये बात मैंने आपको ये कहा ना, उस पर मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि इन्होंने डोर टू डोर पंजाब में कोई कंपेन नहीं की, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ पे मैंने जोर दिया कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्टें नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। फिर देखें डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन थे, पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन थे, हामिद खान साहब और ILF में एक लड़ाई पड़ गई। मुझे बताएं कि उस वक्त इनको कहा जाता रहा कि सर कोई 10 रुकनी एक कमेटी बना दें जो बैठ के, जहां पे मिसाल के तौर पे लिया में एक मसला है कि जी हामिद खान साहब कहते हैं कि ये उम्मीदवार होना चाहिए और पंजोता साहब कहते हैं ये उम्मीदवार होना चाहिए। 10 रुकनी कमेटी, सलमान बिन राजा साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, हामिद खान साहब, गौर साहब, बाबर रहमान साहब, लतीफ खोजा साहब, सारे बैठ के डिस्कस कर लें कि इनमें से कौन फैसला कर दें कि ये होगा। उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। फिर देखें, इनके 40 के करीब 38-40 लोग जीते पंजाब में, पंजाब बार कौंसिल, तमाम तर अंदरूनी लड़ाइयों के बावजूद, और उन 40 में से 19 लोटे बन गए। आपने कोई देखा है कोई आलामिया के इन 19 को नामजद किसने किया था, इनको रिकमेंड किसने किया था? कोई बात नहीं है। देखें, पंजाब लाहौर बार इनके पास है, लाहौर हाईकोर्ट बार इनके पास है। कभी आपने कोई सिंसियर एफर्ट देखी है कि पीटीआई के जो बेगुनाह वर्कर्स हैं उनके केसेस लगवाने के लिए उन्होंने कोई एफर्ट किया? नहीं की। जो गुजरांवाला में पकड़े हुए, गुजरांवाला वालों की तो ऐसी तकलीफ दे स्टोरियां हैं। अभी 2 माह पहले एक कारकुन की एहलिया की डेथ हुई, और उसकी एहलिया की डेथ हुई और उसको पैरोल पे उसका चेहरा देखने के लिए नहीं जाने दिया गया। और आपको पता है सर, डॉक्टर साहब के
5 साल की जिनको सजाएं हुई हैं, मोस्टली को 5 साल की सजाएं हुई हैं, तकरीबन 3 साल वो जेल में गुजार चुके हैं, 3 साल गुजार चुके हैं और उनकी जमानत की दरखास्तें नहीं लगी। और सितम ज़रीफी देखिए कि पीटीआई ने कभी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक नहीं बताया कि कौन कौन से वर्कर हैं। उनकी जमानत की दरखास्तें जो है दूसरी तरफ जो ताकते हैं वो लगने नहीं देती होंगी। ना लगने दें, आप शोर आप उनका जिक्र तो कर सकते हैं, आप उनका बता तो सकते हैं। और अगर आपके वकीलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, कोई प्रोफेशनल वकील इंगेज कर लें, वो हायर कर लें, वो आगे बताता रहेगा। भाई अगर इमरान खान का केस लड़ रहे हैं सलमान सफदर साहब, आपने एक प्रोफेशनल वकील इंगेज किया है, तो आप उन वर्कर्स के लिए क्या आपके पास ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसों का मसला है। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा दे चुके हैं, देने के लिए तैयार हैं। आज भी किसी पीटीआई के वर्कर्स की हमें लोग कॉल करते हैं कि यार उसका नंबर लेके दें, हम उनको उसकी कोई हेल्प करनी है। मसला ये है कि सारा मसला है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन पॉइंट का, वॉर रूम का, आपस में डिस्कशन का, आपस में ये तो एक दूसरे का नाम सुनने के रवादार नहीं है, ये तो एक दूसरे से बात करने के रवादार इससे नहीं तो है। फिर ये पता चलता है कि शेख वकास जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, और उनकी जो टीम्स हैं उनकी और आलिया हमजा वगैरह इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन या वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा। इसका तो यही मतलब समझ आता। देखें, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि बहुत ही शदीद इख्तलाफात हैं सलमान अकरम राजा साहब के और आलिया हमजा साहिबा के। अब इस पे मैं नहीं जाऊंगा कौन हक पे कौन नहीं है, मैं तो आपको बता- शेख वकास, देखिए शेख वकास साहब को मुझे नहीं पता कि क्या उनका किसके साथ क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इन दोनों का पता है कि बहुत ही शदीद इख्तलाफात हैं। दोनों तरदीद भी करते हैं कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद में बता रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाएं ना, पार्टी इस वक्त जिसके हाथ में है वो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा साहब, और मेन है पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा। अगर उन दोनों के दरमियान लड़ाई होगी तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर और क्या पीछे बच जाता है। अच्छा अब सदीक मैं थोड़ा सा अगर इससे पीछे जाऊं, क्योंकि एक आपने हम यानी मेरा ख्याल था कि हम पॉलिटिक्स बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने पॉलिटिक्स बहुत इसकी डिस्कस की है। अब इसको थोड़ा सा मीडिया के एंगल से देखें कि आप जब सोशल कोऑर्डिनेटर हैं, मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब के साथ आप काम शुरू करते हैं 92 न्यूज़ के अंदर, ठीक, उस वक्त भी एक सियासत चल रही है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और अपोजिशन में इमरान खान और उनकी जमात है, ठीक है। वहाँ से अगर हम आपके सफ़र का आगाज़ करें पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, तो वो जो उतार चढ़ाव है कि उस वक्त अदालतें क्या कर रही थीं, उस वक्त अखबार क्या कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल क्या कर रहे थे, अब क्या सूरत हाल है, उस वक्त क्या था और अब क्या है, वो सफ़र तो थोड़ा सा बता सकते हैं? देखें डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कहा जाता है कि अदालतों में पहले भी इन्फ्लुएंस इदारों का था। एक तो मैं अगर आपको फ़र्क बताऊं, बिल्कुल ये बात हम देखते हैं कि उस वक्त भी इदारों ने जजेस, यानी जब मैं कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने शुरू की उस वक्त तो कोई बहुत ज़्यादा जज भर्ती नहीं हुए थे, लेकिन बताया जाता था कि कुछ जजेस के बारे में कि इनकी अपॉइंटमेंट में जो है वो इदारों का कोई किरदार था, लेकिन वो जज बहुत ही लायक जज थे। उनका ठीक है, उनको अगर किसी ने किसी 2-3 फैसलों में इन्फ्लुएंस किया है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन वो लायक जज थे। अब जो मैं अदालतों के अंदर देखता हूं, किसी का नाम आप बता सकते हैं जिसके ऊपर था कि इदारों ने बताया लेकिन लायक थे? मसला ये है कि वो फिर वो हो जाता है कि मतलब वो जाहिर है वो कहेंगे कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक परसेप्शन थी, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, उनके बारे में परसेप्शन थी। लेकिन इस वक्त जो 55 जजेस भर्ती किए गए हाई कोर्ट्स के अंदर, आप डॉक्टर साहब उनकी अदालतों के अंदर जाके देखें, एज ए पाकिस्तानी आपका खून खोलेगा। एज ए पाकिस्तानी आप इतने डिस्टर्ब होंगे कि यार ये कर दिया गया हमारी पाकिस्तान की अदालतों के साथ, ये कर दिया गया पाकिस्तान की अदालतों के साथ, और इसका नुकसान क्या होगा। पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में कत्ल के वाकयात हो रहे हैं अहाता अदालत के अंदर, क्योंकि लोगों को अदालत पे एतमाद ही नहीं रहा। जिसकी किसी से दुश्मनी है उसको लगता है कि ये जो मेरा कातिल है ये तो बरी हो जाएगा, वो कानून हाथ में ले रहे हैं, और ये वाकयात हो रहे हैं पंजाब के अंदर। वो सीसीडी वाला अलग मामला है कि 2200 बंदे उन्होंने मार दिए हैं। भाई आलिया 2200 का फिगर कहां से आया है कि जो पंजाब में इतने बंदे मार दिए उन्होंने, ये कहां से आया? 2200, ये भी सोहेल राय साहब ने जो लिखा है, मुझे नहीं पता उन्होंने उसमें 2200 लिखा ही नहीं लिखा, लेकिन ये तो अब सब, ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि 2200 लोग हैं जो इन्होंने सीसीडी ने अब तक मारे हैं। देखिए ये कि 2200 लोगों को बेड़ा मुकाबला मार दिया गया है पंजाब के अंदर, इसके ऊपर तो बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने ये एदाद शुमार और स्टेटिस्टिक्स आने चाहिए। क्या किसी ने इसको लिखा है और डॉक्यूमेंट किया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि गुज़िश्ता 12 महीनों में इस तरह से हो गया? नहीं, बिल्कुल मैंने कोई इसको, कुछ प्रेस रिलीजेस तो मैंने देखी हैं, लेकिन कुछ प्रेस रिलीजेस देखी हैं, लेकिन मैंने कोई इसको कोई देखा नहीं कि कोई इंटरनेशनली कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया हो। लेकिन मैं जो एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा था डॉक्टर साहब, वो ये है कि आप ये देखें कि मैं साथ साथ, सॉरी ये वो ज़रा बुला रहा था कि ज़रा चार्जिंग कम हो रही थी तो मैंने कहा इसका चार्जर में लगा दूँ। देखें
आलिया नीलम, जो जस्टिस आलिया नीलम है पंजाब में, उनके ऊपर तो हुकूमत को 100%, हुकूमत को, इदारों को 100% एतमाद है। जस्टिस याहिया खान को तीसरे नंबर से किसने बनाया? इस हुकूमत ने और इस निजाम ने बनाया। अच्छा, फिर इसी तरह से जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस इस हुकूमत ने और इस निजाम ने बनाया। जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन को आईनी अदालत के सरबराह इस हुकूमत और इस निजाम ने बनाया। आपके अपने लगाए गए जजेस पे भी आपको एतमाद नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को सीसीडी के जरिए मार रहे हैं। ये तो आपके अपने लगाए हुए जज है ना, 55 जज आपने अपने लगाए हैं। और इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, जो जाहिर है हम उस पर बात करें तो हमें बुला लिया जाएगा कि आपके पास सबूत क्या है। लेकिन आप अपने किसी दोस्त वकील को फोन करके पूछें कि आप लोग क्या कहते हैं। 4 या 5 चैंबर्स हैं, जिन 4 या 5 चैंबर्स के लोगों को, वकीलों को लोग केस देते हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत लायक वकील हैं। वो कहते हैं वो जज के साथ बात कर लेंगे और मामला तय कर लेंगे और ये बात ओपनली अब शहर इक़्तिदार में और यहां पे होती है कि फलां का केस था और फलां वकील को 22 करोड़ रुपया दिया है, उसमें से 10 करोड़ एक जज फलां को दिया है और 12 करोड़ उसने लिया और मसला। अच्छा, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट पर चूंकि बहुत काम किया, आपने पैनामा केस की सारी रिपोर्टिंग वहां से की, आपने आसिफ अली जरदारी के जो फेक बैंक अकाउंट्स का केस था उसको डील किया, उसके बाद आपने इमरान खान के हवाले से भी केसेस देखे 2022 के बाद से। आपको वहां पे क्या फर्क नजर आया कि उस वक्त अदालतें क्या करती थी, अब अदालतें क्या कर रही? डॉक्टर साहब, मैं जो नवाज शरीफ साहब का केस है पनामा का, उसको मैंने मुकम्मल कवर किया सुप्रीम कोर्ट में। कभी किसी सहाफ़ी पे ओपन कोर्ट में जाने पे पाबंदी नहीं थी। किसी उनके वकील को नहीं रोका गया, किसी से फाइलें नहीं छीनी गई, किसी को लापता नहीं किया गया, किसी को अगवा नहीं किया गया, किसी पे केस नहीं बने। मैंने पूरा पनामा केस कवर किया है। मियां नवाज शरीफ साहब का नीचे ट्रायल कोर्ट में केस चलता रहा, मैंने 90% समातों को कवर किया है। किसी एक समात के ऊपर भी ना किसी वकील को रोका गया, ना किसी से बदतमीजी की गई, ना किसी रिपोर्टर को रोका गया। मियां नवाज शरीफ के साथ जब मियां नवाज शरीफ अदालत में आते थे तो वहां पे कई पॉलिटिशियंस अपने अपने इन्वेस्टर्स को लेके आते थे, उनकी मीटिंग्स करवाते थे, कभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने आसिफ अली जरदारी का फेक अकाउंट्स केस जाके कराची में भी कवर किया है। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, किसी वकील के ऊपर कोई दबाव नहीं था, किसी वकील ने कभी नहीं कहा था कि मेरे साथ ये मसला हुआ है। इमरान खान का तो मतलब मोस्टली ट्रायल हुए उसके अंदर हैं, अडयाला जेल के अंदर ट्रायल हुए और अडयाला जेल के अंदर उनकी फैमिली को नहीं जाने दिया गया, उनके वकला को नहीं जाने दिया गया। कई बार उनका केस लड़ने वाले इंतजार हुसैन पंजोता के साथ क्या हुआ, उनके दीगर वकला के साथ क्या हुआ, मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस का, या उस वक्त के हालात का और आज के हालात का जमीन आसमान का फर्क है। कभी मैंने इतना खौफ, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी जजेस से बात होती है, वो आगे से हमें पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं बस अल्लाह से दुआ करें, बस कुछ नहीं हो सकता। ये जजेस कहते हैं? जजेस कहते हैं। एक जज के पास एक जज साहब गए, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के पास दूसरे जज साहब गए, उन्होंने कहा सर ये जबरी गुमशुदगियां बढ़ गई हैं, मेहरबानी करें और इस पे हमें नोटिस लेना चाहिए। आगे से वो जज साहब ने क्या कहा, जिनके पास वो गए थे, जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने कहा मेरे अपने 2 बंदे उठा के ले गए। ये तो हालात हैं। वो जिस जज के पास मीडिया का क्या हुआ 2015 में जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे, फिर उस बाद इमरान खान की हुकूमत थी, फिर मीडिया उनकी ऑपोजिशन में था। अभी आपने बताया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहब इतना खर्चा कर रही हैं इश्तिहारों पे। इमरान खान के ऊपर मीडिया को एक बहुत बड़ी शिकायत ये थी कि उन्होंने मीडिया के पैसे बंद कर दिए। वो कहते थे कि बेजा इश्तिहार नहीं देने। इमरान खान के पास पैसे नहीं थे, इस हुकूमत के उनसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। अगर आप मैक्रो इकनॉमिक्स देखें, इनके पास इतने पैसे कहाँ से हैं मीडिया को पैसे देने के लिए, इश्तिहारों को देने के लिए? ये सब कुछ क्या है? देखें डॉक्टर साहब, इमरान खान के दौर में सिर्फ 2 सहाफ़ियों के बारे में ये था कि उनको उठाया गया, और दोनों की बार जो है वो इमरान खान साहब ने खुद उसके ऊपर कहा कि 2 कौन? एक तो मतीउल्लाह जान साहब का था जो चंद घंटों में ही इमरान खान ने दबाव डाला ISI के ऊपर, उनको निकलवा दिया। दूसरा कौन से सहाफ़ी थे जिनको उठाया गया? कुछ देर के लिए कामरान यूसुफ साहब का भी है कि उनको भी जो है वो उठाया गया। कामरान यूसुफ साहब को? जी, वो उन्होंने ट्रिब्यून में एक स्टोरी कर दी थी जब ये पाकिस्तान का कोई मलाइशिया के साथ और ये सऊदी अरब मलाइशिया और ये सारे जो मामला चल रहे थे, उसके हवाले से उन्होंने कोई स्टोरी की थी, तो उनके बारे में है कि उनको कुछ एक तो वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थे ना, जो इंटेलेक्चुअल थे, जिनकी भी रहलत हो गई कुछ अर्सा पहले, क्या नाम था उनका? इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी? हाँ, वो तो उनको गिरफ्तार किया गया था ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा जो है वो किया गया था। हाँ, लेकिन इन 3 इंस्टेंसेस के अलावा जो फौरी तौर पे खत्म हो गए, मुझे कोई और वाकयात नहीं याद आते। कुछ हैं कोई ऐसे वाकयात उस जमाने में? नहीं, ऐसे वाकयात मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको अर्ज करूं कि
जो अभी अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम माहौल और सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो मैं मतलब अब क्या आपको बयान करूं जिस तरह से कौन कौन ऐसा है जिसको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया है? जैसे काशिफ अब्बासी ऑफ स्क्रीन है, और सर कौन वो तो अगर मुझे पता होता कि आपने मुझसे पूछना है तो मैंने अभी जो कौमी कॉन्फ्रेंस में एक पूरी लिस्ट पढ़ी थी, कोई कम से कम कोई 15 से 18 लोग हैं जिनको ऑफ एयर किया गया है, और मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है उसमें कोई 35 के करीब नाम है, जिनमें से कोई जबरी तौर पे गुमशुदा हुआ है, तो किसी को नौकरी से निकलवाया गया है, तो जिसमें जैसे आप हैं या साबिर शाकिर साहब हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, जिनकी फैमिलीज के साथ जो कुछ हुआ, जिनके मतलब अभी देखे ना कि मैं अपनी बात तो नहीं करता, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे जैसे इस वक्त भी इस पाकिस्तान के अंदर 14 से 15 लोग हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज के अकाउंट्स ब्लॉक, पूरी की पूरी फैमिली के अकाउंट्स ब्लॉक। ठीक है, तो बड़ी इस तरह की चीजें, नौकरियों से निकलवाना और ये सारी मामला। देखें, इमरान खान के दौर और आज में एक और बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान के दौर में ना इदारे जो हैं वो सिर्फ ये कहते थे कि आपने हमारे ऊपर तनकीद नहीं करनी। इमरान खान की हुकूमत है, आप उनसे पूछें, उनसे सवाल करें, उन पे तनकीद करें, आप जो भी उनका है। हाँ, ये जरूर कहते थे कि इतनी नेगेटिविटी ना फैलाएं, थोड़ा सा टाइम दें हुकूमत को, ये यानी उसके ऊपर वो दलाइल के साथ बात करते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि इस हद तक चीजें हो गई कि मरियम नवाज तो रेड लाइन है, उनके ऊपर तो आप बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी है। ये बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा साफियों के साथ हुआ भाई। शहबाज शरीफ के ऊपर बात नहीं करनी। आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको वो क्यों मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ऑफ एयर हुए तो आप क्यों हुए? उन्होंने कहा कि मैंने ये तनकीद की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा वोट को इज्जतों की बात करते थे, बड़े इनकलाबी बनते थे, तो नवाज शरीफ कहाँ हैं, वो क्यों कोई बात नहीं कर रहे? तो ये नून लीग ने शिकायत लगाई कि देखें सर, अगर ये जर्नलिस्ट इस तरह की बातें करेंगे कि मियां साहब क्यों नहीं बोल रहे, तो मियां साहब तो किसी वक्त भी फिर दबाव में आ जाएंगे, फिर वो बोलने लग जाएंगे, तो आप इनको इनकी बंद करवाएं इनके मुंह। ये क्या बात है कि मियां साहब क्यों नहीं बात कर रहे? यानी ये बात भी बर्दाश्त नहीं है, ये बात भी बर्दाश्त नहीं है कि आप। अच्छा, एक तो है ना कि मीडिया को उठा लिया गया, टेलीविजन से ऑफ स्क्रीन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन मीडिया के अपना जो रवैया है कि इमरान खान के ज़माने में इमरान खान के ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा होती थी, इमरान खान पे हर वक्त तनकीद होती रहती थी, किसी को कुछ कहा नहीं गया। लेकिन अब तो इसे कहते हैं कि मैंने देखा है कि मीडिया के अंदर एक ऐसा तबका है जो जेल में बैठे हुए बंद इमरान खान, जिसको 900 दिन से जो इमरान खान जेल में बंद है, उसको अभी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो कि विक्टिम है। हालांकि मीडिया की बुनियादी जो ट्रेनिंग होती है वो ये कि यू स्पीक टू द पावर, कि आपने ताकत को चैलेंज करना है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, मसला ये है, मैं एक और चीज की तरफ निशानदेही एक और मामले की करना चाहूंगा। अब मैं हूं ना, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम शुरू किया 2015 में, यानी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर था, फिर रिसर्चर था, रिपोर्टिंग मैंने शुरू की 2017-18 में, मतलब बल्कि उससे पहले पनामा में शुरू कर दी थी, चलें 2016 में शुरू की। मेरा इमरान खान के 2022 तक टोटल एक्सपीरियंस कितना था? 6 साल का था। उसमें मैंने गलतियां भी की जिनका मैं आज एतराफ़ करता हूं। मैं कहता हूं हमारा ज़माना जहलियत था कि जबरी गुमशुदियों को हम जस्टिफाई करते थे। हम कहते थे कि बलूचिस्तान से अगर कोई लापता हुआ है तो कुछ तो उसने भी किया होगा, ऐसे तो नहीं हमारे इदारे किसी को उठा लेते। लेकिन उन मुख्तसर सी गलतियों से मैंने सीखा, और आज मैं क्या कहता हूं, आज मैं उसकी माफ़ी भी मांगता हूं, और आज मैं मतलब कहता हूं कि कल को इमरान खान आ जाए, पीटीआई का दौर आ जाए, तस्वुर नहीं है कि हम दोबारा ये गलती दोहराएंगे कि कोई जबरी तौर पे गुमशुदा और हम कहेंगे यार कुछ तो उसने भी किया होगा। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं डॉक्टर साहब, जो हमारी उम्र से ज्यादा जिन सहाफियों का तजर्बा है, सहाफती, या वो सहाफी जो माजी में कहते हैं कि हमें उठाया गया, हमारे साथ ये हुआ, और बड़े हम उनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट समझते थे, लेकिन जो घटिया किरदार इस वक्त उनका है, जो मकरूह किरदार इस वक्त उनका है, जैसे वो चीजों को जस्टिफाई करते हैं। मैं कल हुआ ये कि आपको पता है कि एक ब्रीफिंग में हमें बुलाया गया, ब्रीफिंग के बाद आए, तो मैंने ना अगले दिन क्या हुआ कि जब ईमान मजारी को हफ्ते वाले दिन सजा सुनाई गई, तो बहुत से लोग ट्वीट्स कर रहे थे ईमान मजारी के हक में, तो मैं सबको ना रीट्वीट कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त को मुझे कॉल आई और वो बहुत परेशान था। मुझे कहता है सदीक ये क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा क्या हो गया? कहता है तुम तो 24 घंटे भी नहीं निकाल सके। मैंने कहा हुआ क्या है? उसने कहा तुमने ईमान मजारी के खिलाफ एक इतना घटिया ट्वीट रीट्वीट किया हुआ है। मैंने कहा कौन सा? उसने कहा फलां जर्नलिस्ट का। मैंने फौरन जाके उसको अनडू किया और मैंने उसे कॉल की कि यार खुदा की कसम, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये जो सहाफी है ये ईमान मजारी के अरेस्ट को जस्टिफाई करेगा। तो आपने देखे, आपने पढ़े बगैर उसको ट्वीट कर दिया? मैंने रीट्वीट कर दिया ये सोच के, हालांकि उससे पहले और उसके बाद सारे ईमान मजारी के हक में ट्वीट्स थे। एक बंदा जिसके बारे में मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि ये इतना घटिया साबित होगा कि ईमान मजारी के अरेस्ट को जस्टिफाई करेगा, और मैं क्योंकि जल्दी जल्दी रीट्वीट कर रहा था तो मैंने उसको भी रीट्वीट कर दिया।
तो आप, मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो लोग जो माजी में हमें कहते थे कि वो इंसानी हकूक के बड़े चैंपियन हैं और वो जमहूरियत के बड़े हामी हैं और वो इमरान खान के इसलिए मुखालिफ हैं कि इमरान खान एक हाइब्रिड निज़ाम का कोई हिस्सा है और इमरान खान प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम जमहूरियत के बड़े दाई हैं, उन लोगों ने जो किरदार अदा किया, जो घटिया तरीन किरदार अदा किया और जिस तरह की वो चीजें करते हैं, मतलब इन लोगों ने कोई नहीं, इसका मतलब है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, वो दरअसल प्रो पीएमएलएन थे कि जब आप प्रो पीएमएलएन को लाएंगे तो उस वक्त हम इदारों के साथ हैं अगर इदारे नून लीग को लाते हैं, लेकिन अगर नून लीग को इदारे नहीं लाएंगे तो फिर हम इदारों के एंटी हो जाएंगे। लेकिन सदीक जान, इसको अगर थोड़ा सा देखें तो पाकिस्तान के मखसूस हालात में शायद इसकी वजह यह भी है कि इमरान खान ने मीडिया को कुछ खिलाया पिलाई नहीं, उन्होंने मीडिया पर खर्चा नहीं किया, जबकि नवाज शरीफ साहब ने बहुत समझदारी से मीडिया के ऊपर, एडिटर्स के ऊपर, अखबारों के मालिकान पे, मीडिया चैनल्स के ऊपर, टीवी एंकर्स के ऊपर और लोगों पर उन्होंने खर्चा किया, उनको मुराद दी, किसी को प्लॉट दिए, किसी को फ़ायदे पहुँचाए, किसी के ख़ानदान को पैसे पहुँचाए, उन्होंने देखे कितने लोगों को उन्होंने पोजीशंस दी, जैसे अब्सार आलम साहब को पाकिस्तान टेलीविजन का चेयरमैन बना दिया, फिर उनको पैमरा का चेयरमैन बनाया। इमरान खान ने लोगों को इस तरह से नवाजा नहीं है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिसको पोक एंड बैरल पॉलिटिक्स कहते हैं, इमरान खान ने वो सब कुछ किया भी नहीं मीडिया को खुश करने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा, इमरान खान ने यह किया था कि वो डिजिटल मीडिया को बहुत आगे ले आए थे। जब वो वज़ीर आज़म थे तो कम से कम हमारी यानी उस वक्त को मीडिया को, मेरा को वो नहीं था कि मैं किसी बड़े चैनल में काम कर रहा था। बतौर यूट्यूबर मेरी इमरान खान से 6 मुलाकातें जब वो वज़ीर आज़म थे। तो देखे ना कि वो ये करते थे कि बिल्कुल नौजवानों को, नए लोगों को वो अपने सामने बिठाते थे, उनके सवाल लेते थे, वो सारी चीज़ें करते थे और मीडिया को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इश्तिहार नहीं दिया। इस वक्त देखे ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, इश्तिहार तो देखें एक था ना, एक इंस्टीट्यूशनल चीज़ थी। इश्तिहार उन्होंने नहीं दिए, वो कहते थे कि मुझे खामखा ऐसा खर्चा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के टैक्सपेयर के पैसे इसमें ज़ाया करना, बात उनकी असूली तौर पर बिल्कुल सही थी, लेकिन पॉलिटिक्स में लोगों ने इश्तिहार दिए। लेकिन एक और फ़र्क है, इश्तिहार तो चले हुकूमतें दे रही हैं, लेकिन यहाँ तो अंडर द टेबल भी सहाफ़ियों को कहीं प्लॉट दिए जाते हैं, कहीं गाड़ियाँ दी जाती हैं, कहीं फ़ायदे दिए जाते हैं, कहीं तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, कहीं उनके काम निकाले जाते हैं। इमरान खान का कोई ऐसा डिपार्टमेंट और वज़ीर नहीं था जो लोगों के नाजायज़ कामों में उनकी मदद करता हो। आखिर मीडिया के लोगों की बहुत सी नाजायज़ ज़रूरतें भी होती हैं। इमरान खान ने एक फेयर पॉलिटिक्स के अंदर बिलीव किया। ये और बात है कि आज उनके ऊपर हर किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। मेरा अब एक अजीब ट्रिकी सा सवाल है, वो मेरा ट्रिकी सवाल यह है कि शायद पाकिस्तान के माशरे के अंदर आपको गैर कानूनी तरीके से सियासत करनी होती है। इमरान खान ने एक ट्रांसपेरेंट, शफाफ किस्म की सियासत करने की कोशिश की जो पाकिस्तान जैसे माशरे में नहीं चली है। और मीडिया के लोग देखने में अपने आप को आइडियलिस्ट कहते हैं, लेकिन उनकी भी ये सारी करप्ट ज़रूरियात होती हैं जो इमरान खान ने पूरी नहीं की। किसी को हिम्मत ही नहीं हुई होगी कि इमरान खान से अपनी करप्ट ज़रूरियात का जिक्र भी करता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इमरान खान की एक मैं दोबारा उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके साथ जो लड़ाई हुई थी वो ये हुई थी कि वो एक ठेका इमरान खान को कह रहे थे कि फलां कंपनी को दे दें। इमरान खान ने वो नहीं दिया, तो उसके बाद वो इमरान खान के खिलाफ हो गए। और आपको पता है कि हमारे मीडिया के अंदर बदकिस्मती से एक बड़ी तादाद है उन लोगों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं, जो ठेके दिलवाते हैं, जो और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं या दिलवाते हैं और उसके लिए अंदर अपनी परसेंटेज लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है मीडिया के बहुत प्रोमिनेंट लोगों का। और इसीलिए अब आपको वो जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने ज़ाती मतलब काम इस तरह के निकलवाते हैं। आजकल वो आपको टीवी पे बैठ के बताते हैं इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, कारोबार चल रहा है। आप किसी होटल पे जाते हैं तो रश लगा हुआ होता है। फिर उनमें से एक साहब फरमाते हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं कि हम अमन पीस बोर्ड में जाने के लिए $1 अरब नहीं दे सकेंगे। और साथ ये भी कहते हैं तो क्या मसला है, हम सऊदी अरब से पकड़ के दे देंगे। मतलब इस तरह की अजीबो गरीब वो आपको बातें करते हैं हर चीज को। अच्छा, मैं एक बात पे हैरान होता हूं, जिससे सुनो वो कहता है इमरान खान के दौर में भी ऐसे ही था। भाई क्या था इमरान खान के दौर में? कोई बताओ तो सही कि इमरान खान के दौर में ये हुआ था। इमरान खान के दौर में अरशद शरीफ साहब जैसा वाकया हुआ था, इमरान रियाज जैसा वाकया हुआ था, जो और साफी समीम इब्राहिम साहब को उठाया गया, जो अयाज अमीर साहब के साथ हुआ, जो आर्य मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ लोगों के चेहरे काटे गए, वो भी देखें। ठीक है, जो कुछ हुआ तो ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो इमरान खान के दौर में तो नहीं हुई थी। और जो आपने एक बात की ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान, किसी की जरूरत नहीं थी कि इमरान खान को कोई काम इस तरह का कह सके। मैं आपको बताऊं कि अभी सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनसे मेरी जब से वो सीएम बने, उससे पहले भी ज़ाहिर उनके साथ एक दोस्ती थी, तल्लुक था। जब से सीएम बने को मेरी 20-22 उनसे मुलाकातें होंगी। तसव्वुर नहीं है कि मैं उनके पास कमरे में अकेला बैठा हूं और मैं उनसे कोई बात कर सकूं कि ये काम है और ये करवा दें। तसव्वुर नहीं है, इतना उनका रोब है। लेकिन आपको पता है बाकी सूबों में किस तरह के मामला चल रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं सर। मेरे जहन में, आपको पता मैं एक एनालिस्ट हूं, मेरे जहन में यह है कि
शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सियासत है उसमें आपको अकबा परवरी करनी पड़ती है, आपको लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। इमरान खान ने एक ऐसे दौर का और अहद का आगाज़ करना चाहा जहां लोगों को रिश्वत दिए बगैर, क्योंकि इमरान खान से आप कोई तस्वर करता भी नहीं ना, फजूल बातें अपनी जगह लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान की शख्सियत ही ऐसी नहीं थी कि कोई जाके उनसे कहता कि मेरा फ़लाँ पनिया का काम करवा दें, मेरी फ़लाँ चीज़ करवा दें। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द जो है वो घूमती है। आपने 6 दफ़ा इमरान खान से मुलाकात की, पहले 2009 तक आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं थी, 7 तक जब इमरान खान को जमीयत ने उठा लिया। पहली इमरान खान के साथ फेस टू फेस मुलाकात कब हुई और आपने उन्हें कैसा पाया? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनसे जब वो पनामा के दौर में आते थे उस वक्त उनको ज़ाहिर है करीब से देखने का मौका मिला, लेकिन कोई बाज़ाब्ता मुलाकात उनसे नहीं थी। जो उनसे पहली जो बाज़ाब्ता मुलाकात हुई वो तो हुई 2017 में, और उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने उस वक्त ज़्यादा मुलाकातें इमरान खान साहब से रहीं। और ज़ाहिर है वो जब भी हम उनसे मिले तो एक चीज़ नज़र आई, जब ऑफ कैमरा भी मिले उनसे बातचीत हुई, नज़र आई कि उनकी नीयत ठीक है, उनके अंदर एक दर्द है, वो कुछ करना चाहते हैं। उनकी कहीं पे भी नजर नहीं आता था कि बदनीयती है, कोई अपनी जात के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर वक्त उनकी गुफ्तगू से ये लगता था कि यार वो पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, नीयत उनकी ठीक है। वो बाकी ज़ाहिर इश्यूज थे उनकी टीम के, या जो हालात मामलात 6-8 जमातों की उनकी हुकूमत थी, वो सारी चीज़ें। लेकिन उनसे जब भी मिले तो ये बात नजर आई कि वो कुछ करना चाहते हैं। फिर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो वज़ारत उज़्मा से उनको हटा दिया गया तो जो सबसे पहली मुलाकात सहाफ़ियों की हुई थी 12-13 की, उसमें मैं शामिल था। अब मैं ये सोच के गया कि बहुत अपसेट होंगे ज़ाहिर है, और पता नहीं क्या वो बातें करेंगे किस तरह की। तो जब हम बनी गाला मिलने गए और इमरान खान साहब आए, हाथ में तस्बीह थी और एक बुक पढ़ रहे थे और वो बुक उनके हाथ में थी, बिल्कुल वो बिल्कुल परेशान नहीं थे, बिल्कुल रिलैक्स थे, मुस्कुरा रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे। यानी उनको कोई ये नहीं था कि यार मेरी हुकूमत चली गई है। उन्होंने वो खैर सारी बातें उसमें बताई कि मैंने क्या क्या बात की, किस किस को क्या बात की कि आप मेरी हुकूमत गिरा देंगे, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा देखना अब ये चीजें होंगी। फिर उसके बाद जब मुश्किलात शुरू हुई, फिर जब हम उनसे मिलते थे ना तो बाहर डॉक्टर साहब ऐसे लगता था कि इमरान खान पता नहीं किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे होंगे जो बाहर उनके साथ उनके खिलाफ हो रहा है। हम अंदर जाते थे तो मैंने जो उनके देखा ना वो बहुत ही मजबूत आसाब के, और बड़ा उनका एक बड़ा एक था कि मतलब एक मजबूत आसाब के साथ उनकी क्लैरिटी बड़ी थी। हर चीज पे वो पहले बता देते थे कि मुझे पता है इन्होंने ये करना है और मैंने उससे आगे सोचना शुरू किया हुआ है, यहां तक तो इन्होंने करना है और मैंने उससे आगे मतलब ये करना है। तो बहरहाल चीजें, इमरान खान ने क्या गलतियां की कि जिसकी वजह से उनकी हुकूमत चली गई? उन्होंने उनकी गलती यही थी कि वो चाहते थे कि मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर हों। सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये थी। और क्योंकि उन्हीं दिनों में अभी इमरान खान की हुकूमत गई नहीं थी, तो आप याद करें ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पर है और ये वेंटिलेटर जो है वो उसका स्विच अमेरिका के पास है। ख्वाजा वेंटिलेटर कहता हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है, इसलिए हमें अमेरिका के जूते पॉलिश करने हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भी अमेरिका पे तनकीद करते हैं, लेकिन इमरान खान तो उनका यानी उसका मफहूम ये था कि इमरान खान तो बहुत बदतमीज आदमी है, ये तो अमेरिका के हवाले से जो बात करता है इस तरह से तो ये अल्फाज ठीक नहीं है। तो इमरान खान का मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा जुर्म था वो यही था कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों, और उनको यह समझाया जा रहा था कि भाई दुनिया के साथ चलना है तो कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बातें माननी पड़ेंगी, इसके अलावा चारा नहीं है। उनका सबसे बड़ा जुर्म बहरहाल यही था कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों, इसके अलावा मैं नहीं समझता उनका कोई और को बहुत बड़ा जुर्म था। इमरान खान उनकी सियासी कुछ गलतियां वो अलग हैं, यानी वो उनकी सियासी गलतियां थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इदारों पे इंहिसार बहुत ज़्यादा कर लिया था। उन्होंने सियासी मामलात को भी इदारों के जरिए चलाने की कोशिश की, उन्होंने पार्लियामेंट को भी इदारों के लोगों के जरिए चलाने की कोशिश की। वो चीज़ें उनकी सियासी गलतियां थीं, लेकिन हुकूमत उसकी वजह से नहीं गई। हुकूमत इसी वजह से गई कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में। अब इमरान खान को इस स्टेज से आगे निकलने के लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान को क्या करना होगा। देखिए, इमरान खान तो अपनी पोजीशन बिल्कुल वाजे कर चुके हैं कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी भी जेल के अंदर ख़त्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं कोई बात गलत कर नहीं रहा। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें। वो कहते हैं कि 8 फरवरी के ऊपर आप एक कमीशन बना के और फैसला कर दें कि मैंडेट किसका था। वो कहते हैं 26 नवंबर पे कमीशन बना दें। वो कहते हैं कि अदालतों को आज़ाद कर दें।
वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो। इनमें से कौन सी बात उनकी गलत है? जो उनकी जात का मामला है वो कहते हैं मैं अपनी जात के साथ, मेरी जात के साथ जो कुछ हुआ है वो माफ करने को तैयार हूं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने कुछ नहीं करना, जो करना है वो इमरान खान की पार्टी ने करना है और बाहर करना है। देखें डॉक्टर साहब, मैंने ना बहुत सारे पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं मुख्तलिफ जमातों के, मैंने उनसे बात की। वो कहते हैं ये निज़ाम इतना कमजोर है जो ज़ुरैन निज़ामानी का एक कॉलम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये कोई ताकतवर निज़ाम नहीं है, ये कमजोर निज़ाम है, ये उनकी कमजोरी की अलामत है 26वीं तरमीम या 27वीं तरमीम। लेकिन असल मसला यह है कि पीटीआई को पॉलिटिकली जो चीजें करनी चाहिए, जो उनका आवाम से एक अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है, जो उनको इस निज़ाम को टफ टाइम देना चाहिए वो नहीं है, जो नैरेटिव बनाना चाहिए अवामी इशूज पे वो नहीं है। एक छोटी सी बात है, इमरान खान क्या करते थे, एक इशू को लेते थे, उसको बार बार दोहराते थे और नैरेटिव बना देते थे। इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी, जब वो हुकूमत उनकी खत्म हुई 12 से 14 रुपए थी, अब 80 से 84 रुपए तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी है फी लीटर। 84 रुपए की पेट्रोलियम लेवी है, सिर्फ पेट्रोलियम लेवी। कितना बड़ा इशू बनाया था पेट्रोलियम लेवी का 2022 में। और आपको पता है इन्होंने जो उसकी लिमिट है ना वो खत्म कर दी हुई है कानून साजी करके। यानी हुकूमत अब जितने मर्जी बढ़ाती जाए पेट्रोलियम लेवी। 5300 अरब रुपए की आईएमएफ ने कहा करप्शन हुई है, कोई आपने देखा पीटीआई ने नैरेटिव बनाया हो? 2200 अरब का नुकसान हुआ है किसान का एक साल में, कोई इन्होंने बात की हो? नहीं, लेकिन ये क्या सिर्फ पीटीआई के ना नैरेटिव बना सकने की नाकामी है, या पाकिस्तान का पूरा जो सियासी इंतजामी ढांचा है उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ चुकी है जिसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? देखिए ना, इमरान खान के ज़माने में पेट्रोलियम लेवी को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया, हर चीज़ को इशू बना दिया गया, महंगाई को इशू बना दिया गया, मुख्तलिफ चीज़ों को इशू बना दिया गया, नवाज शरीफ के जेल में जाने को इशू बना दिया गया, किसी सहाफ़ी को उठा लेने को इशू बना दिया गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत की मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक काम नहीं कर रही, इसकी एक्सपोर्ट्स नीचे हैं, लेकिन ये अखबारों के इश्तिहार भी दे रहे हैं। ये पेट्रोलियम लेवी भी आपने कहा कि 80 रुपए की हो गई है, चीनी शुगर के भी मसाइल आगे पीछे, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर रेजिस्टेंस बिल्डअप नहीं हो सकती। क्या वजह है इसकी? कोई अंडरस्टैंडिंग है आपको इसकी? एक ही वजह है जो मैं पहले आपको बयान कर चुका हूं, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन टीम नहीं है इनकी, इनका कोई थिंक टैंक नहीं है, इनकी कोई रिसर्च टीम नहीं है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत को हर वक्त रिएक्ट करती है। पहले हुकूमतें रिएक्ट करती थी कि अपोजिशन एक इंकशाफ करती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हुकूमत रिएक्ट। यहां हुकूमत रिएक्ट नहीं करती, यहां पीटीआई रिएक्ट करती है। और रिएक्ट किस चीज पे करती है? अजमत बुखारी के बयान पे, तलाल चौधरी के बयान पे। कोई यार अक्ल का काम लो यार, ये कोई लोग हैं जिनके बयान को आप रिएक्ट करते हैं, हालांकि इनका बयान हमने देखा ही नहीं होता, हम इनको इस काबिल ही नहीं समझते कि इनका बयान कोई मैटर करता है, लेकिन पीटीआई के मीडिया वाले जारी कर रहे होते हैं। लेकिन सतीजान, इस पे ये भी तो है ना, देखिए 2019 के अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब के साथ जनरल बाजवा की डील हो गई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद से जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोनों तरफ खेल रही थी, या ज़्यादातर वो इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर कर रही थी। तो बहुत सा जो बयानिया मीडिया में बनता रहा है वो इसलिए बनता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के पीछे से उन्हें उश्किल थी। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो शरीफ खानदान है वो एक चीज़ बन चुके हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलग इकाई है जो उस चीज़ के खिलाफ रेजिस्ट कर रही है। और इन्हें बैन अक़वामी जो ताकतें हैं, जो मालियाती इदारे हैं, उनकी भी इनको सपोर्ट हासिल है, इंटरनेशनल मीडिया की भी इनको सपोर्ट हासिल है। इस वजह से पाकिस्तान के लोग, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बयानिया नहीं बना पाते इस रजीम के खिलाफ, जिसको बेतहाशा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि आपका या मेरा कोई अपना ना कैद में हो तो मैं रोजाना उठ के अपने सोशल मीडिया पे ये तो बताऊंगा ना कि मेरा अपना जो है उसको इतने दिन हो गए कैद में। इससे तो मुझे कोई नहीं रोक सकता ना। मुझे पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की कोई लिस्ट जारी कर दे कि उन्होंने लास्ट मर्तबा कब ये ट्वीट किया था कि इमरान खान की कैद को 800 और इतने या 900 और 4 दिन हो गए, आखिरी बार उन्होंने कब ये ट्वीट किया था? क्या आपको पीटीआई के जो करते धरता हैं, जो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए हैं, जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के मेंबर बन चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं, बाकी उनका एक नाम बन गया है, उनके चेहरों पे आपको वो दर्द नजर आता है जो दर्द 2 दिसंबर को इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उनकी बहन डॉक्टर उस्मा के चेहरे पे आपको नजर आया? देखिए, ये नहीं मैं मानता डॉक्टर साहब कि हर चीज से इनको रोका गया है। भाई किसने इनको रोका है कि रोजाना ये ट्वीट करने से कि इमरान खान को कैद को 904 दिन हो गए हैं? कितने लोग हैं इनमें से जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा इनकी बात करते हैं? एक और डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, लोग इस बात पे भी घबरा गए हैं, बहुत से इनके जो जेन्युइन लोग हैं, कि यार यहां तो जो गिरफ्तार हो जाए उसकी आवाज ही कोई नहीं उठाता, उसका केस ही कोई नहीं उस तरह से परसू करता, उसका फॉलो भी कोई नहीं करता। देखें, अवामी इश्यूज से इनका डिस्कनेक्ट है, इमरान खान की रिहाई की कोई हिकमत अमली इनके पास नहीं है, स्ट्रैटेजी इनके पास नहीं है। जो हिकमत अमली या लाए अमल दे दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद नजीज़ई ने, उसके ऊपर ये अमल नहीं करते। अवाम जिन चीज़ों के
तनख्वाहदार तबके के साथ जो हो रहा है उस पर ये बात नहीं करते, इंडस्ट्रीज के साथ जो कुछ हो रहा है वो ये बात नहीं करते। जो टेक्सटाइल मिले, मुझे एक मिले जिन्होंने अपनी मिल, एक शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि मैंने जब आज से 6 माह पहले मुलाकात हुई थी, कहते हैं लास्ट वीक मैंने अपनी मिल बंद किया, 2700 लोग बेरोजगार हुए हैं, 2700 लोग। उन्होंने कहा असल इशू पे तो कोई बात ही नहीं करता। देखिए छोटी छोटी चीजें, इस वक्त जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं पंजाब में आटे का बहरान शदीद हो चुका है, कोई आपने बात सुनी है? देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इमरान खान के दौर में एक चीनी स्कैंडल आया था जिसपे खुद इमरान खान ने कमीशन बनाया था और कितना नैरेटिव बन गया था। मैं ये नहीं मानता कि इनको हर चीज से रोका गया है। मतलब अच्छा चले बाकी चीजें तो मान लेते हैं कि फला फला चीज पे नहीं कर सकते, इंटरनल लड़ाइयां खत्म करने से इनको किसने रोका है? वो तो ये खत्म कर सकते हैं। ये इनकी मसला ये है कि अगर आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद हसन चकज़ई, सुहेल आफरीदी, पीटीआई का सोशल मीडिया, इमरान खान की बहनें, इनको निकाल दें, पीछे बताएं मुझे क्या है। आप हर चीज पे नजर रखते हैं, आप सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं। आपने कभी पीटीआई का कोई रिसर्च पेपर देखा है, कोई आया हो कि इकोनॉमी के साथ इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। आपने महंगाई के ऊपर कोई देखा है कि इमरान खान के दौर में ये 10 चीजें इतनी की थी, आज इतने की हैं? कुछ आपने करते हैं, कुछ उनकी मीडिया टीम करती है, लेकिन वो सब ट्विटर की हद तक करती है, जो एक बहुत बड़ी कमजोरी तहरीक इंसाफ की है, जो खुद इमरान खान के ज़माने से उस पर सोचने की ज़रूरत थी। इनके पास इंग्लिश जुबान के अंदर कोई ऑनलाइन पेपर नहीं है। हर सियासी जमात जो बड़ी होती है दुनिया की, उसके पास एक अखबार भी होता है जिसमें फैक्चुअल, बगैर प्रोपेगेंडे के फैक्ट्स को डिटेल किया जाता है, जिसको बाद में भी सर्च किया जा सकता है। ट्विटर पर जो चीज़ें होती हैं ज़ाहिर है उनकी उस तरह से सर्चेबिलिटी नहीं है। बट चूंकि सोशल मीडिया के हवाले से बस एक दो सवाल के बाद में बात का हम ख़त्म करते हैं। देखिए आपको तकरीबन अब तक 500 मिलियन लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर आपको देख चुके हैं, 400 मिलियन से ज़्यादा, ठीक। लेकिन अब आपको बहुत कम लोग आपको देख रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का भी यही हाल है। मैंने एक एनालिसिस में बार बार इसका कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के इदारों ने अब एक ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड या अक्रॉस द ब्लैंकेट सेंसरशिप नहीं की, बल्कि उन्होंने ऐसे साइंटिफिक मैथमेटिकल तरीके ढूंढ लिए हैं जिसके नतीजे में कुछ लोगों को वो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, एक नई लीडरशिप पैदा कर रहे हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में। और जो आवाज़ों से वो इत्तफाक नहीं करते, उनको लगता है कि हमें गुज़न पहुंचता है, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, जैसे हैदर मेहदी हैं, जैसे आदिल राजा हैं, जैसे और बहुत से लोग हैं, उनको वो दबा रहे हैं। ये किस तरह से कर रहे हैं? आपको कोई अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकली कि कैसे सोशल मीडिया की रेगुलेशन हो रही? मेरे पास तफसीलात तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है वो यह कि मैनुअली चीज़ें हो रही हैं। कई बार ऐसे होता है कि वीडियो पहले 1 घंटे में 20,000 लोग देख चुके होते हैं और फिर वो 34,000 35,000 पे जाकर रुक जाती है। ये मैनुअली चीज़ें मेरा ख्याल है हो रही हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि हर वो वीडियो जिसके अंदर कोई ऐसी, जैसे आप हैं, आपके वाले से तो मेरी कोई दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने कहा इनके साथ क्या मसला है, तो जो ज़ाहिर है जो इस वक्त हुकूमत की साइड पे काम कर रहे हैं, उनके साथ जो हमारे मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर मुहीत पीरज़ादा जो हैं वो ऐसी डिस्कशन करते हैं कि उसके बाद एक चीज़ ना, एक ऐसा नैरेटिव वो रखते हैं कि उसके बाद उसके ऊपर एक डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है कि कोई ऐसे पॉइंट्स आवाम के सामने, लोगों के सामने रखे जाएं कि उनके दिमाग उस पर सोचना शुरू कर दे कि यार ये बात तो ठीक है, और उसके ऊपर एक डिस्कशन शुरू हो जाए। लेकिन मेरा इस पर डॉक्टर साहब ख्याल ये है कि ये सारे यूट्यूब चैनल बंद भी अगर कर दें, कार्य मैनुअली रहे हैं, ठीक है, अगर ये बंद भी कर दें सारे यूट्यूब चैनल, पाकिस्तान में हर घर, जिनके पास अपना घर नहीं है वो घर का किराया भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, गैस का बिल भी देते हैं, पेट्रोल और डीजल भी डलवाते हैं, बच्चों की फीस भी देते हैं, खुदा ना खासा घर में कोई बीमार हो तो मेडिसिन भी लेते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो भी एक्सपीरियंस उनको होता है, सरकारी महकमों में काम पड़ जाए वहाँ भी जाते हैं, कोई मसला हो जाए थाने का चक्कर खुदा ना खासा अगर लग जाए वो भी अदालत में जाना पड़े। ये जो 10-11 चीज़ों से लोग पाकिस्तान में हर घर 6-7 से तो हर घर गुजर रहा है ना, वो कोई यूट्यूब चैनल भी ना देखें तो उनको पता है कि हालात क्या हैं। यानी ये जो एक सोच है ना कि यूट्यूब चैनल देख के लोगों की इनको नफरत में इस निज़ाम के साथ इजाफा हो रहा है, या लोगों को पता चल रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। ये लोग वैसे ही हर घर, ये तो पाकिस्तान के इदारों ने या हुकूमत ने जो नतीजा निकाला है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे लिए मसाइल है, वो तो बात मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि गलत है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो डिसअफेक्टेड लोग हैं, जो रेजिस्टेंस है, जो लोग नाखुश हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए इकट्ठे होने के लिए। और जब ये सोशल मीडिया को अपने हिसाब से रेगुलेट करते चले जा रहे हैं, यानी जो भी व्लॉगर्स इनकी तारीफ़ें करते हैं, जो इनकी साइड पर खड़े हैं, कुछ थोड़ी सी तनकीद भी कर देते हैं, उनकी ये विजिबिलिटी को और रीच को बढ़ा रहे हैं, और जो इनके खिलाफ है जैसे आप और मैं, उसकी रीच को अब ये कंट्रोल कर रहे हैं। उसके नतीजे में लोगों के एक्सप्रेशन को भी सदीक जान ये दबा रहे हैं और एक डायरेक्शन के अंदर उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कामयाब नहीं होंगे? मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन की है जरूर।
मुझे तो अगर आप कहने दें तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारी वजह से ना जितने हम यूट्यूब पे लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इनको कहीं ना कहीं इनको हमसे ही फायदा ये हो रहा है कि लोगों का हमें सुन के कैथारसिस हो जाता है कि कोई तो बात कर रहा है। अगर ये बंद कर देना ये सारे चैनल, तो अंदर इतना लोगों के अंदर घुटन बढ़ जाएगी और इतना लावा पक जाएगा कि शायद लोग किसी और तरफ ही जो है वो निकल पड़े। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं, लोग हमें मिलते हैं, आप हमारी आवाज हैं, आप हमारी बात कर रहे हैं, आप हमारे दिल की, ये आवाजें अगर बंद हो ही जाए डॉक्टर साहब, तो शायद लोग वैसे ही घुटन इतनी बढ़ जाए। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि ये मैनुअली हो रहा है और इसमें रोकी जा रही हैं आवाजें, लेकिन ज्यादा देर ये चल नहीं सकेगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग जो है ना, लोगों को जैसे जैसे पता चलता है कि फलां फलां की आवाज रोकी जा रही है, तो फिर लोग जिद में आके और उसको देखना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये लोगों को पता चलता है कि फलां फलां की आवाज, लोग और ज्यादा, तो ये ज्यादा देर चल नहीं सकेगा, ज्यादा देर ये चल नहीं सकेगा। सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपका, इतना वक्त निकालने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि आपके साथ ये डिस्कशन की जाए। आप पाकिस्तान में बिलाशुबा जो पॉलिटिकल सोशल मीडिया है उसके एक तरह से आप बानी हैं, आप इसके पायनियर हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।